तो यार कैसे आप लोग, आपका स्वागत है मिलियन डायमंड स्पीड के एक और नए चैप्टर में। इस चैप्टर की शुरुआत वही से होती है जैसे पिछला वाला खत्म होता है। हमें ऐसा लगता है कि जो मेयर और जो यून है उसके बीच फाइट स्टार्ट हो जाएंगी। वो लोग एक दूसरे को घूरने लगते हैं, लेकिन जो मेयर है उसकी आंख में तकलीफ होने लगती है। मेयर अपनी बेटी से बोलता है कि यालिन मेरे लिए ड्रॉप लेके आओ और जल्दी करो, नहीं तो मेरी आंख सूख जाएगी। याली बोलती है कि अब्बाजान फिर से आपको आई ड्रॉप की जरूरत पड़ रही है। मैंने पहले ही कहा था कि आप अपनी आंखों का इलाज कीजिए, लेकिन नहीं, आप तो मेरी बातें नहीं सुनते और इसे आई ड्रॉप लेने लगते हैं। यून बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है, अभी तो ये बूढ़ा ठीक था, इसे अचानक क्या हुआ। फिर मेयर बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और जब भी मैं अपनी असली पावर का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी बॉडी इसे संभाल नहीं पाती। क्या तुम्हें इससे गुस्सा तो नहीं आया ना। यून बोलता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर अंदर बोलता है कि क्या यार ये बुड्ढा कितना नाटक करता है। फिर मेयर बोलता है कि ये यून तुम सही में बहुत ज्यादा हिम्मत वाले हो और तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें यहाँ पे सवाल जवाब करने के लिए नहीं बुलाया है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने फैंग और जैंग फैमिली के साथ साथ जो ई फैमिली है उसके साथ जो उस दिन हादसा होता उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे दिया है। और मुझे पता है कि उन्होंने पहले साजिश करना चालू किया और निर्दोष लोगों को मारने के लिए जो वाइल्ड हॉर्स गैंग है उसके साथ हाथ मिलाया। वो लोग मारना डिजर्व करते हैं। यून बोलता है तो फिर क्यों मेयर ने मुझे आज यहाँ पे बुलाया है। मेयर बोलता है मैंने आज तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझको तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। क्या तुम मेरी बेटी यालिंग को किंगयांग कंट्री की जो कायन सेक्ट है वहाँ तक प्रोटेक्ट करके पहुंचा सकते हो। यालिंग बोलती है क्या, ये क्या कह रहे हो अब्बाजान। यून भी बोलता है कायन सेक्ट, मुझे लगता है कि मैं उस दिन जिस बूढ़े आदमी के साथ मिला था उन्होंने भी इस सेक्ट के बारे में मेंशन किया था। यालिंग अपने बाप पर चिल्लाती है और बोलते है कि अब्बाजान आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझको अपने से दूर नहीं करोगे, और क्या आप मुझे कायन सेक्ट में भेज रहे हो, वो भी इतनी दूर। उसका बाप बोलता है कि यालिंग तुम्हारी बच्ची ने भी, तुम्हें अभी अपने आप से बढ़ना पड़ेगा, और जो मेरी हेल्थ है ना वो अभी और भी ज्यादा खराब हो चुकी है और मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। और जो तुम्हारा टैलेंट है ना वो मुझसे भी कई ज्यादा है और मेरे पास सिखाने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं है। और एक लौता कायन सेक्ट है जो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, वो भी बहुत ही जल्द। और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारा जो पार्टनर है वो बहुत ही ज्यादा रिलायबल है। लेकिन यानी बोलते हैं लेकिन फिर भी मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। यून बोलता है कि मेयर फैंग मैंने आपसे प्रॉमिस नहीं किया कि मैं कायन सेक्ट जाऊंगा ही जाऊंगा, है ना। मेयर बोलता है ये यून मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, अगर कायन सेक्ट को तुम ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा पड़ेगा। और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए जो एल्डर की है उनका फेवर आपके ऊपर है, लेकिन इसकी एक लिमिट है कि आपकी फैमिली कितना रिलाय हो सकती है जब आप अकेले उनको रोक रहे होते हो। और एक शॉर्ट पीरियड की फोर्स दो ग्रेट फैमिली को रोक तो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है और बहुत ही जल्द बाकी की फैमिली में दंगे फसाद होना चालू हो जाएंगे। और उस टाइम जाओ और फैमिली के समान एक और फैमिली रहेंगी और तुम हमेशा ही अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते। यून कुछ सोचने लगता है। मेयर बोलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बाहर अलग अलग टाइप के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और मुझे यकीन है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और टैलेंट के साथ साथ तुम इस जैसी छोटी सी बायन सिटी में हमेशा के लिए रुकने तो नहीं वाले। और उस टाइम तुम्हारी ये फैमिली तुम्हारी प्रोग्रेस में बाधा बनेगी। और ये तब तक ही है जब तक आप मेरी लिटली को प्रोटेक्ट करते हो और सेफली उसकी ट्रेनिंग के साथ वापस आते हो। अगर आप इससे एग्री करते हो, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। और मैं कसम खाता हूँ और गारंटी भी देता हूँ कि जब तक मेरे पास इस बायन सिटी की जो मेयर की पोजीशन है तब तक आपकी फैमिली को कोई भी अटैक नहीं करेगा या फिर उसको डरेगा धमकाएगा भी नहीं। यून बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरे को कुछ गलतफहमी हो चुकी है। जो हमारी अभी की जो ई फैमिली है वो पहले की ई फैमिली नहीं है जो कि डरती थी या फिर वो कमजोर थी, और हमें किसी की भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और इसमें मेयर के मेंशन की प्रोटेक्शन भी शामिल है। मेयर को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम बच्चे, तुम्हें कितनी हिम्मत है। यून अपनी चुटकी बजाता है। फिर ये फैमिली के बंदे वहाँ पे आ जाते हैं और गार्ड के जो गर्दन पे तलवार रखते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी जगह से मत हिलो। वो गार्ड बोलते हैं कि ये कब आए, हमें तो पता ही नहीं चला। और ये फैमिली के सभी बंदे बोलते हैं कि अपनी जगह से मत हिलो वरना तुम मर जाओगे। फिर जो मेयर के जो गार्ड होते हैं वो बोलते हैं कि हमें माफ करना मेयर फैंग, हमको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, हमें पता ही नहीं चला वो लोग कब आए। फिर जो यालिन होती है वो अपने पास एक चाकू निकाल लेती है और बोलती है कि ये यून तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो यून के बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि मास्टर हमने मेयर मेंशन को कंट्रोल कर लिया है। यून बोलता है कि बहुत अच्छे। जो यून के बंदे होते हैं वो हमेशा के बाहर ही खड़े रहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम तैयार थे कि यंग मास्टर कब हमें कमांड दे और कब हम अंदर जाए। फिर यून मेयर को बोलता है कि मेयर आपको हमारी फैमिली के स्ट्रेंथ के बारे में अभी क्या ख्याल है, क्या हमें अभी भी किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत है। फिर यालिन को तो बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। फिर जो मेयर होता है वो बोलता है कि अनएक्सपेक्टेडली ये सभी जो ई फैमिली के जो बंदे हैं वो क्या ब्लड रिलेम के 7वें स्टेज पे है और जो उनका हो रहा है वो छुपा हुआ था, यहाँ तक कि मैंने भी नोटिस नहीं किया वो इतने कम समय में अंदर कब आए। यालिन को तो बहुत गुस्सा आता है, वो बोलती है कि मैं मार दूंगी, लेकिन जो मेयर होता है वो उसको रोक लेता है। यून बोलता है कि पहले की जो ई फैमिली थी वो बिखरी हुई थी और वो तो बहुत कमजोर थी, लेकिन अभी जो करंट की जो ई फैमिली है उनको कोई भी अभी बुली नहीं करेगा और जो ई फैमिली है उसको कोई भी नहीं रोक सकता स्ट्रांग होने में। फिर मेयर बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैंने मिसजज कर लिया इस सिचुएशन को। यून बोलता है कि तुम एक चीज के बारे में सही थे। मेयर बोलता है क्या, मैं किसके बारे में सही था। यून बोलता है कि यहाँ पे अभी भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मास्टर आर्टिस्ट हैं और इस टाइम मुझे चेक करने के लिए जाना पड़ेगा बाहर कि कौन कौन है। और यहीं पे अपना चैप्टर खत्म होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में मेयर को दिखा जाता है जिसको कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुम बच्चे, मैं तुम्हें मना नहीं सकता, तो मेरे पास मेरा ट्रम्प कार्ड निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये बोलता है कि आजा मैं संभाल लूंगा और तैयारी होता है, लेकिन जो मेयर होता है उसको चिपक जाता है और रोते हुए बोलता है कि क्यों
क्यों तुम्हारे जैसा स्ट्रांग बंदा मेरे जैसे वीक और हैंडीकैप बंदे को परेशान कर रहा है? और मैंने अपनी बेटी को बड़ा करने में बहुत मेहनत की है, और क्या तुम ये सोचते हो कि ये आसान है? और मैं बस ये चाहता था कि वो प्रोटेक्टेड रहे। क्या मैंने कुछ गलत किया है? यून बोलते कि अबे यार तू छोड़ दे मुझे। पीछे से याली भी बोलती कि अब्बा जान ये क्या कर रहे हो, उसे छोड़ दो जल्दी, आप तो मेरी नाक कटा रहे हो। फिर जो मेयर होता है बोलता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये यून तुम सुन लो, अगर तुम मुझको वादा नहीं करोगे तो मैं हर दिन रहूंगा और इसमें सिर्फ तुम्हारा फॉल्ट लगेगा। और अभी बताओ कि मैं क्या करूँ? यून बोलता है कि अबे यार इसका क्या करूँ मैं, ये तो रो रहा है। और बोलता है ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ, अभी तो छोड़ दो मुझे। और यहाँ पे चल क्या रहा है? ये अभी तो मुझसे लड़ाई कर रहा था और अभी ये रो रहा है, मुझसे चिपक रहा है, यहाँ हो क्या रहा है? जो मेयर होता है उसको छोड़ देता है और बहुत ही स्पीड से पीछे आ जाता है। यून भी शौक होता है, बोलता है कि क्या इतना फास्ट? और मेयर बोलता है कि एक मर्द अपने शब्द पर कायम रहता है और मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ कि तुम मेरी बेटी का फ्यूचर में ख्याल रखोगे। और अपने पास एक किताब निकालता है और बोलता है कि ये मार्शल आर्ट मेरी फैमिली की इंटरनल आर्ट है और इसके हर मूव मस्कुलर है और इसका जो ओरा है ना ये डोमिनेटिंग है। और यून की तरफ वो फेंक देता है और बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली जो मेरी बेटी है ना वो एक लड़की है, इसलिए वो उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकती, तो ये मैं तुम्हें पास कर रहा हूँ। और जो ये टोकन है ये मेरे अप्रिसिएशन का है। और उसे टोकन भी दे देता है और बुक भी देता है। और उस बुक का नाम होता है वज्रा ग्लास ऑफ फिजिक्स। सिस्टम बोलता है कि उसने प्राइमरी मार्शल आर्ट की जो अर्थ डेट की टेक्निक है वज्रा ग्लास फिजिक्स उसको हासिल किया है। यून बोलता है तो ठीक है मैं इस बुक को 3 दिनों के लिए ले लेता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो मिस फैंग है ना उसको सेफली कायन सेट में लेके जाऊंगा। फिर जो मेयर होता है वो बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर सीन होता है हमें किंगयांग कंट्री का सीन देखा जाता है जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। फिर हमें 2 बंदे को देखा जाता है जो कि खाना खा रहे थे। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है कि ब्रदर वांग हमारे किंगयांग कंट्री की जो सिटी है ना वहाँ पे हाल फिलहाल में बहुत सारे अनजान लोग घूम रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? एक आंख वाला बंदा बोलता है कि ब्रदर ली अगर ये तो नेचुरल है, अगर तुम्हें ये नहीं पता तो तुम यहाँ के लोकल नहीं हो। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कायन सेक्ट है वो डिसेबल को रिक्रूट कर रहा है और जो कायन सेक्ट किंगयांग कंट्री की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट में से एक है और आसपास के सभी कंट्री में से बहुत सारे मास्टर यहाँ पे आए हैं। और जो सेक्ट है ना वो ओपनली डिसेबल को रिक्रूट कर रहा है, इसलिए बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और बोलता है हालांकि मैंने सुना है कि जो कायन सेक्ट की डिसेबल रिक्रूट करने की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा हार्ड है और गिने चुने बंदे रहते हैं कि वो स्टेज में पास हो सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जवान लड़के और लड़कियां जो कि कायन सेक्ट में जाना चाहते थे वो हर साल इस स्टेज में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन गिने चुने बंदे रहते हैं जो कि इस स्टेज में पास हो सकते हैं। बस यही नहीं है, यहाँ तक वो पास भी हो जाएंगे लेकिन वो बंदा उस सेक्ट का जो आउटसाइड डिसेबल है वही कहलाएगा और सिर्फ इनर डिसेबल है जो कि कल्टिवेशन रिसोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। फिर अगला बंदा बोलता है कि ये तो अच्छा है ना कि हम वहाँ पे नहीं गए, हम यहाँ पे अपना जाम लड़ा रहे, चलो छोड़ जाए तो पार्टी करते हैं पहले। फिर वो पार्टी करने लगते हैं। फिर यानी बोलती है कि वेटर जल्दी बिल लाओ यहाँ पे। यून उनकी तरफ भी देखने लगता है। फिर यानी बोलती है यून को कि यून तुम इतने चुपचाप क्यों हो, क्या तुम डर रहे हो? उस बंदे ने अभी भी क्या कहा, तुम इस बात से चिंता कर रहे हो कि हमें कायन सेक्ट के अंदर जाने के लिए नहीं मिलेगा, हमें परमिशन भी नहीं मिलेगी या फिर हम उस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे? यून बोलता है क्या डर रहा हूँ? वो भी मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूँ। और यून बोलता है कि जो आयु सिटी है वो मेरे लिए छोटे टाउन के अलावा कुछ भी नहीं है और जो किंगयांग कंट्री है वो सही में बहुत ज्यादा अच्छी कंट्री है और मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत सारी रोमांचक चीजें होंगी और मुझे पूरा यकीन है कि जो कायन सेक्ट है वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और बहुत सारे लोग जो कायन सेक्ट के वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर याली बोलते हैं क्या तुम एक्साइटेड हो? तुम तो बहुत ही ज्यादा घमंडी बंदे हो और मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं जब वहाँ जाऊंगी तब तुम मुझे मत रोकना। फिर सीन से बताए हमें बता जाता है कि जो कायन सेक्ट है वो किंग न्यू माउंटेन के ऊपर है और बहुत सारे लोग वहाँ पे चढ़ाई कर रहे थे और बोल रहे थे जो किंग न्यू माउंटेन है उसके ऊपर ही कायन सेक्ट है, तुम ये सीढ़ी चढ़कर ही वहाँ पे पहुंच सकते हो। फिर यून भी वहाँ पे चढ़ने लगता है, उसको कोई टेंशन नहीं रहती, वो आराम से चढ़ने लगता है और बोलता है क्या ये पहला चैलेंज है, हमें सिर्फ ये पत्थर की बनी हुई सीढ़ी चढ़नी है, ये तो मेरे लिए चैलेंज जैसा कुछ भी नहीं लग रहा। और याली को बोलता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो मिस फैन? वो तो बहुत ही थक जाती है और वो बोलते हैं क्या वो इतनी फास्ट चल रहा है? और याली को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि ये तो अनबिलीवेबल है, ये इजीली मेरे से इतना दूर कैसे हो सकता है? और अपने सर पर हाथ मारती है और बोलती है कि नहीं मैं उसके सामने फूल नहीं बन सकती। और वो भी बहुत तेजी से आगे चढ़ने लगती है। यून बोलता है कि मिस आप जिस स्पीड से चढ़ रही हो ना वैसे तो हमें अंधेरा हो जाएगा, लेकिन याली ने उसका पैर फिसल जाता है और यून उसका हाथ पकड़ लेता है। याली बोलती है कि 1 मिनट तुम क्या कर रहे हो? यून बोलता है क्या मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ है ना? याली बोलती है क्यों अचानक ये मेरे इतना पास आ गया कि वो मुझे वहाँ लेके जाना चाहता है और अपने मन में कुछ गंदा गंदा विचार सोचने लगती है। लेकिन यून जो होता है ना उसके हाथ और पैर को पकड़ लेता है और बोलता है कि यही है तेजी से आगे बढ़ने का तरीका। याली बोलती है क्या 1 मिनट रुको तो सही, लेकिन यून बोलता है कि तुम हिलो मत और मेरे हाथों को भी मत पकड़ो और इसे गोल गोल घूमने लगता है। याली चिल्लाती है और बोलती है कि छोड़ दे मुझे कभी नहीं, लेकिन वो छोड़ता नहीं और उसको गोल गोल घुमाकर बहुत स्पीड से आगे बढ़ने लगता है और इतनी स्पीड से बढ़ने लगता है कि आसपास वाले बंदे बोलते हैं कि क्या अभी भी हमारे पास से कुछ ना कुछ गुजरा है ना, क्या तुमने भी नोटिस किया है ना? अगला बंदा बोलता है कि हाँ मैंने भी नोटिस किया है, मेरे पास से कुछ ना कुछ गुजरा। और याली बोलने लगती है कि तुम यून के बच्चे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो यार ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। तो मैंने पिछला वाला भी चैप्टर मतलब छोटा ही डाला था, तो मैं ये वाला चैप्टर कोशिश करूंगा कि 2-3 चैप्टर साथ में डाल दूँ। तो स्टार्टिंग में जो यून होता है वो जो यालिन को जंपिंग रोप की तरह इस्तेमाल करके ऊपर पहुंचा देता है और एक जगह पटक देता है। यालिन बोलती है कि फाइनली यार मैं यहाँ तक पहुंच गई, ऐसा लग रहा है कि मुझे उल्टी आ जाएंगी। फिर वहाँ पे 2 बंदे आते हैं, एक बंदा का नाम होता है मतलब टोपी वाले का नाम होता है जाओ यान और जो बिना टोपी वाले का नाम होता है जियो जैन। वो लोग बोलते हैं कि कांग्रेचुलेसन आपने फर्स्ट राउंड के ट्रायल को पास कर दिया है और आप अगर यहाँ पे आए हो तो आप कायन सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते होंगे, लेकिन ये कायन सेक्ट ऐसा सेक्ट है कि कोई भी आएगा और उसको ज्वाइन करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जो सेक्ट है ना उसके रूल रहते हैं, जो डिसेबल है वो ज्वाइन करने के पहले उसकी एज 18 होनी चाहिए और वो ब्लड रेड तक पहुंचना चाहिए। जो दूसरा बंदा होता है वो एक पत्थर को दिखाता है और बोलता है कि ये जो पत्थर है वो कायन सेक्ट का एक पत्थर है जो कि स्ट्रेंथ को डिटेक्ट करता है
और ये तुम्हारी कल्टिवेशन को भी डिटेक्ट कर सकता है और तुम कितने साल के हो वो भी डिटेक्ट कर सकता है। अगर तुम इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो तो ये जो पत्थर है वो चमकेगा, लेकिन अगर ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा इसका मतलब आपने रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया है। जिन बोलता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था काइन सेक्ट से, ये जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। पीछे वाले लोग बोलते हैं कि कंप्लेन करना बंद करो और लाइन में लगो, और वो लाइन में लग जाते हैं। फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन लग जाता है। जो 2 बंदे नहीं थे काउंट सेक्ट के, जो जियो और जाओ, वो लोग बोलते हैं कांग्रेचुलेशन, आपने जो स्ट्रेन डिटेक्टिंग जो स्टोन था उसका टेस्ट पास कर ले और आप सभी लोग क्वालिफाइड हो काउंट सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। और एक सर्टेन लेवल के स्ट्रेंथ के बिना आप काउंट सेक्ट का हिस्सा नहीं बन सकते, यानी कि ज्वाइन नहीं कर सकते। फिर जो जाओ होता है वो कुछ सोचने लगता है, बोलता है कि टोटल 14 बंदे है ना, और उन सभी को बोलता है कि आपका जो सेकंड ट्रायल है वो भी चालू हो जाएगा, तो मेरा पीछा करो। और पीछे पीछे जाने लगते हैं और एक एरेना में आते हैं जाके, जहाँ पे पहले से ही कुछ डिसेबल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि ये जो एरेना है ना, जो मार्शल आर्ट का एरेना है वो काउंट सेक्ट का है, और वो बोलता है कि ये आपका फाइनल ट्रायल है, जो भी इस मार्शल आर्ट एरेना में फाइट करेंगे और जीतेगा वो काउंट सेक्ट का एक डिसेबल कहलाएगा। क्या तुम समझ गए? और रूल सिंपल है, आप मार्शल आर्ट के एरेना के एरिया में फाइट कर सकते हैं फ्रीली। और जो आखिरी के जो 20 बंदे हैं जो कि स्टेज पे अभी भी खड़े रहेंगे वो विनर रहेंगे, और आप किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को चोट नहीं बचा सकते। क्या सबको समझ गया? वो सभी बंदे बोलते हैं कि हाँ। फिर जाओ बोलता है तो ठीक है, जो आपका ट्रायल है वो अभी चालू हो गया है। फिर हमें एक बंदे को दिया जाता है, वो बोलता है क्या, और वो बोलता है कि एक और 9 का ग्रुप, मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई ना कोई पावरफुल पार्टिसिपेट रहेगा इस टाइम, है ना। इसका नाम होता है हान फेंग, जो कि आउटर डिसेबल रहता है और एक क्यूबलेट रिलम के 9वें स्टेज पे होता है। वहाँ पे एक और बंदा आता है और बोलता है कि तुमने सही कहा, ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, तो क्यों ना हम बेट लगाए कि कौन यहाँ पे रुकेगा। और वो होता है चान फेंग, जो कि आउटर डिसेबल रहता है और वो भी क्यूबलेट रिलम के 9वें स्टेज पे रहता है। और वो यून की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि ये जो बच्चा है ना वो इतना बुरा भी नहीं है, और मैं शर्त लगाता हूँ कि वो बहुत सारे बंदे को इलिमिनेट करेगा, और मैं 5 थर्ड ग्रेड की क्यूबलेट इलेक्जर को दाव पे लगाता हूँ। क्या तुम्हें हिम्मत नहीं है हैंग फेंग कि तुम मेरे साथ बेट लगाओ? जो हान होता है वो बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो, तुम्हें पता है कि मैंने 6 महीने से ये सब बचा के रखा है, लेकिन मैं बेट लगाता हूँ। और एक ग्रुप की तरफ इशारा करता है, वो बोलता है कि ये जो ग्रुप है ना वो जरूर जीतेगा। और जो दूसरा बंदा होता है वो हंसते बोलता है कि हाँ ब्रदर, ठीक है देखेंगे, देखते हैं कि कौन जीतता है। फिर जो हान होता है बोलता है कि तुम बाद में रोना मत अगर तुम हार जाओगे तो। वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं रहूंगा। और फैन बोलता है कि डियर चैंपिंग, मैंने सुना है कि जो साओ मीन है वो साउथ फैमिली का एक रियर और जीनियस बंदा है, और मैंने सुना है कि उसने क्यूबलेट रिलम के 14 स्टेज पे ब्रेक किया था 4 साल पहले, जब वो 15 साल का था। और उसका जो अभी का लेवल है वो ऐसा है कि वो ग्रैंड मास्टर लेवल के बराबर है, यानी कि पहले स्टेज के बराबर है। वो कल्टिवेशन करेगा तो 7-8 साल बाद वो ग्रैंड मास्टर लेवल तक तो पहुंच सकता है। और हान बोलता है तुमने ऐसे बंदे पे दाव लगा है जिसको भी तुम जानते नहीं, तुमने कितनी हिम्मत है। ये जो क्यूबलेट इलेक्जर है ये सिर्फ मेरे रहेंगी, तुम यही ध्यान में रखना, क्योंकि मैं ही जीतने वाला हूँ। फिर जो जाओ और जियो रहता है वो बोलते हैं कि जो डियोल है वो अभी चालू हो जाएंगी, और सभी लोग तैयार हो जाते हैं। फिर जो यालिन होती है वो बोलती है कि ये जो बंदे दिख रहे हैं ना वो बहुत ही टफ लग रहे हैं, तो हमें एक दूसरे को कवर देना पड़ेगा। फिर जो येयुन होता है वो डेकन को बोलता है कि एक्सक्यूज मी, और उनकी तरफ एक टोकन फेंकता है, यानी कि जो एल्डर क्यू ने जो टोकन दिया था उसे इस्तेमाल करता है, और बोलता है कि नहीं, इसे इस्तेमाल करना चाहते हो सेक्ट के अंदर जाने के लिए, क्या ये ठीक है? और जो दोनों बंदे होते हैं यानी कि जियो और जाओ, वो लोग बोलते हैं ये टोकन जो एल्डर क्यों का है। और जो हान होता है वो तो बहुत शौक होता है, क्योंकि उसने अपनी जो 6 इलेक्जर थी क्यूबलेट इलेक्जर वो तो हार चुका था। और जो चैन होता है वो तो बहुत खुश होता है, बोलता है कि वाह यार, मैंने तो अभी 3 इलेक्जर 4 या 5 पता नहीं कितने तो इलेक्जर जीत ली है। जियो होता है वो बोलता है कि यही उनको पहले से जो एल्डर क्यू है उसने अप्रूवल दे दिया है, तो हमको उसको इस ट्रायल में डायरेक्टली पास करना पड़ेगा, और किसी की हिम्मत नहीं होगी उसको रोकने की। फिर बाकी लोग बोलते हैं कि क्या वो ऐसे कैसे पास हो सकता है। फिर जो डेकन होते हैं यानी कि जो वो 2 बंदे होते हैं जियो और जाओ, वो लोग बोलते हैं कि येयुन तुम बस यहाँ पे आ जाओ स्टेज के ऊपर और बस देखो बैटल को। यही बोलता है तो ठीक है। फिर यालिन बोलती है कि येयुन क्या तुम मेरे साथ फाइट नहीं करने वाले हो? और यून बोलता है कि जो यंगनी से उसको एक्सपीरियंस गेन करने तो मैं हमेशा से आपके साइड में तो नहीं रहूंगा। अगर आप एक आउटर डिसेबल के ट्रायल को पास नहीं कर पाऊंगी तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रही हो तो मैं जिंदगी भर आपको प्रोटेक्ट करता रहूंगा? आपको भी तो कुछ ना कुछ आना चाहिए ना। याली बोलते हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को जिंदगी भर प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, और ये बस एक आउटर डिसेबल ट्रायल है ना, मैं इसे जीत सकती हूँ। और यही पे अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। स्टार्टिंग में हमें यालिन को दिखाया जाता है। यालिन बोलते हैं ये तो एक आउटर डिसेबल का टेस्ट है, मैं इसे पास कर सकती हूँ अकेली, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। और अपने पास एक हंटर निकाल लेती है और सबको बोलती है कि आ जाओ, मैं तुम सबको संभाल लूंगी। यून बोलता है कि जो एक्टिशन जो मेथड है वो फैंगलिंगिया पर काम कर रही है, और हालांकि मैंने फैंगली को वादा किया था, यानी कि जो यालिन है उसके बाप को वादा किया था कि मैं उसको हर वक्त प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन उसको हर वक्त प्रोटेक्ट करने के बजाय यह चाहूंगा कि मैं उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्ट्रांग बना लूँ, और उसको स्ट्रांग बनाने के लिए असली फाइट करनी पड़ेगी, इससे वो स्ट्रांग बन सकती है। फिर हमें हान फैंग और चेन पिंग को दिखाया जाता है। फिर हान बोलता है कि डैम इट, तुम्हें पहले से पता था ये सब होने वाला है। फिर चेन बोलता है कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि उस बंदे को इस टेस्ट में छूट मिल चुकी है और इस बार मैं ही जीत चुका हूँ, और मैंने इसके बारे में पहले ही पता कर लिया था। तो मैंने अगर मुझे पहले ही पता नहीं होता तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ इतनी इजीली बेट कर पाता? और ये सब इसलिए है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट बंदे हो और तुमने बेट लगाने से पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। फिर हान बोलता है कि तुम इतना एक्साइटेड मत हो, जो साओ मीन है ना वो अभी भी उस फील्ड पे है और उसके जीतने का पूरा चांस है। अगर वो जीत जाता है तो मैं लूजर भी नहीं कहलाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी बेट है
वो ड्रॉ हो जाएंगी। फिर जो चेन मिंग होता है वो सभी को हराने लगता है और एक एक करके बहुत सारे बंदे को हरा देता है। और जो यालिन होती है वो भी बहुत सारे बंदे को हरा देती है। वो बोलती है कि मैंने टोटल 5 बंदे को हराया है और अभी इस फील्ड पे पूरे 23 बंदे जिंदा है। और बोलती है कि पता नहीं क्यों उसके बातें सुनने के बाद मुझे घबराहट की होने लगती है। फिर जो सामिन होता है उस पर अटैक कर देता है और बोलता है कि अभी मेरा चांस है। जो यालिन होती है उसको डॉच कर देती है, लेकिन साउमिन उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें भाग नहीं सकती। यालिन बोलती है कि नहीं अभी ऐसा लग रहा है कि मैं पकड़ी जाऊंगी। वैसे ही होता है, वो उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मेरे तलवार से मरूंगी। यालिन बोलती है कि नहीं, यह ठीक नहीं हो रहा है। और वो बोलता है कि तुम कमजोर हो और तुम्हारी जैसी औरत इस कायम सेट में क्या करने के लिए आई हो, और तुम ये मान लो कि तुम हार चुके हो, वरना मैं तुम्हारी जो गर्दन है ना उसको तोड़ दूंगा, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत खराब है। जो यालिन है वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन वो यून को याद करने लगती है और बोलती है कि वो आके मुझको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और अपने आसपास से पूरा ऑरा रिलीज करने लगती है। और वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे नीचा देखे और वो समझे कि मैं किसी भी काम की नहीं, और मैं तुम्हें बता देती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। और अपने पास से पूरा ऑरा रिलीज करने लगती है। जो सामिन होता है वो बोलता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, और अपने पास से बहुत ही ज्यादा ऑरा रिलीज करने लगती है। और वो बोलती है कि तुम एक औरत को अंडर एस्टिमेट मत करो, और उसको बहुत ही ज्यादा लात या घुसा पता नहीं क्या आने का मार देती है, और उससे वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और जो एक बंदा बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल भी है क्या। फिर जो यालिन होती है वो बोलती है कि मैंने उसे हरा दिया है। सभी लोग बोलते हैं क्या उसने अभी भी इस फील्ड पे ब्रेक किया है, ये नहीं हो सकता, और सभी लोग उससे डरने लगते हैं। फिर यून बोलता है कि इतना बुरा भी नहीं है। यालिन बोलती है कि मैंने उसे हरा दिया, अभी अगला को नहीं आ जाए सभी, लेकिन सभी उससे डरने लगते हैं, कोई भी सामने नहीं आता। लेकिन जो सामिन होता है वो फिर से उठता है और बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक औरत मुझको कैसे हरा सकती है। उसको तो बहुत गुस्सा आता है, उस पर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि तुम छीनाल औरत, तुम बस अभी मर जाओ। यालिन का अभी उस पर ध्यान नहीं रहता। वो बोलते हैं ये क्या हो रहा है। फिर जो यून होता है उसके कंधे पर हाथ रखता है। सामिन होता है वो बोलता है ये कौन है। जो यून होता है उसके कंधे को नीचे दबाने लगता है, उसको तकलीफ होने लगती है। सामिन बोलता है कि तुम कौन हो, अगर तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। फिर जो यून होता है वो इतनी जोर से दबा देता है कि उसका घुटना नहीं क्या, वो पूरा जमीन पे टकरा जाता है और उससे उसके घुटने में चोट आने लगती है। वो बोलता है कि मेरे पाओ, तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दे बंदे। और उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। जो यालिन होती है वो बोलती है कि यून तुम क्या कर रहे हो। जो यालिन होता है वो बोलता है कि अभी क्या हुआ, अभी करना, तुम उसे पॉइजन दे रहे थे ना। जो सामिन होता है वो बोलता है कि मुझे छोड़ दे कमीने बंदे, और उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम हारने के बाद उसको पॉइजन दे देते, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो नहीं मानता। वो बोलता है कि तुम मुझे छोड़ दे पहले, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यून बोलता है कि मैं सही में तुम्हारे जैसे बंदे के लिए कोड डिसेबल नहीं बनना चाहता। तो ये चैप्टर यही पे खत्म होता है। तो टेंशन मतलब मैं साथ में दूसरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग में सामिन बोलता है कि ये यून तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम भूल गए कि अभी भी डेकन ने क्या कहा है। यून बोलता है कि उन्होंने कहा है कि कोई भी मुझ पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुझको भी किसी पर हमला नहीं करना है। जो सामिन होता है वो बोलता है कि ये इनके बच्चे, क्या तुम मुझको यहाँ पे मारना चाहते हो, तुम इतनी गड़बड़ मत करो। जो रूल्स है वो ये कहते हैं कि हम किसी को भी मार नहीं सकते। ये यून बोलता है हाँ रूल तो यही कहते हैं कि हम किसी को मार नहीं सकते, लेकिन अगर क्या होगा कि मैं तुम्हारी पूरी कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय कर दूं, ये तो इसमें काउंट नहीं होगा। जो सामिन होता है बोलता है कि नहीं मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। लेकिन जो यून होता है उसको ऊपर उछलता है और उसके पीठ पे बहुत ही जोर से लात मारता है, और इतनी जोर से लात मारता है कि वो बंदा मतलब जो सामिन है वो बहुत ही ज्यादा दूर जा गिरता है। जो दोनों टेकन रहते हैं जियो जाओ वो बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं। वो बोलते हैं इतना फास्ट, यहाँ तक कि हम दोनों ने भी ये उनके जो मूवमेंट है उनको क्लियरली नहीं देखा था। ये सही में डिजर्व करता है डिसेबल बनने का, जिस पर कि मास्टर फैंक की नजर है। यून बोलता है डेकन्स, मैं सही में इन जैसे कमीने बंदे के साथ एक को डिसेबल नहीं बनना चाहता, और मैंने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है ना। क्या मैंने तोड़ा है। वो दोनों बोलते हैं कि नहीं तुमने नहीं तोड़ा है। फिर जो यालिन होती है बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, ये तुमने मेरी जान बचाई है। ये उसके पास से गुर्जे जाता है और बोलता है कि तुम इतनी ढील मत पड़ो, अभी भी जो फील्ड में बहुत सारे ओपोनेंट भरे पड़े हैं। फिर हमें हान को दिखा जाता है जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके साथ वाला बंदा बोलता है कि ब्रदरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस क्यूबल इलेजर के लिए। हान बोलता है कि डैम इट, यही तुम कमीने बंदे, मैं तुम्हें याद रखूंगा। फिर हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पे बहुत सारे बंदे हार जाते हैं और सिर्फ 4-5 बंदे ही बचे होते हैं। यून बोलता है ऐसा लग रहा है जो ट्रायल है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। फिर हमें एक बंदे को देखा जाता है जिसका नाम होता है जियाओ वेनकिंग। वो बोलता है क्या सब खत्म हो चुका है। उसके साथ वाला बंदा बोलता है कि हाँ अभी बस खत्म ही होने वाला है। फिर हमें एक और बंदे को देखा जाता है जिसका नाम होता है होवी। वो एक बंदे पर तलवार टांग देता है, और जैसे ही उसको मारने वाला होता है वो बंदा बोलता है, जो अगला वाला बंदा नहीं क्या उसके नीचे वाला, वो बोलता है कि मैं हार मानता हूँ, मुझे छोड़ दो। फिर डेकन बोलता है कि अभी टाइम खत्म हो चुका है और बाकी के जो 20 बंदे बचे वो सब पास हो चुके हैं इस टेस्ट में, और आज से और अभी से वो आउटर डिसेबल है काउंट सेट के। फिर जो यालिन होती है वो बोलती है कि फाइनली यार सब कुछ खत्म हो चुका है। यून होता है वो एक बंदे की तरफ देखता है, वो उसी की तरफ देखता है जिसका नाम होता है जियो वेंकिंग, और होवी पर। वो बोलता है कि इन दोनों पर मुझे नजर रखनी पड़ेगी। फिर डेकन बोलता है कि तुम सभी लोग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपेयर्स हॉल की तरफ लेके जाता हूँ, और तुम्हें सबसे पहले जेड और आइडेंटिटी और टैग और बाकी के आइटम कलेक्ट करने पड़ेंगे। और वो सभी लोग उनके पीछे जाने लगते हैं। डेकन्स आगे होते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ इसी की तरफ, और एक डेकन उनको बताने लगता है कि हमारे कायन सेक में टोटल 7 मेन पिक्स, 36 सेकेंडरी पिक्स और 300 स्मॉलर पिक्स है, और जो 7 मेन पिक है वो कायन सेक का एक कोर है, और यहाँ पे बहुत सारे कल्टिवेशन के रिसोर्स है और बहुत महंगे रिसोर्स भी मिल जाएंगे।
लेकिन वो सब इनर डिसेबल के लिए है, वही अंदर जा सकते हैं। अगर कोई भी उस इनर गेट के पास से भी गुजर जाता है तो मेन पिक की जो प्रोहिबिशन है वो उस पर अटैक कर देंगी। और तुम लोग याद रखना, कोई भी उसके पास से भी नहीं जाना, वरना वो भी तुम पर हमला कर सकती है। और दूसरा ड्रैगन बोलता है कि मेन हॉल के अलावा हमारे पास स्पिरिट रिफाइनिंग हॉल, ट्रेजर हॉल, अफेयर्स हॉल और ग्लैडिएटर एरेना है। और कोर एरेना के बदले हमारे पास थर्ड पगोड़ा भी है। और जो स्पिरिट रिफाइनिंग हॉल है उसमें जो 36 स्टोन है उसको चेंबर से अलग किया है। और जो पावरफुल स्पिरिट है वो फॉर्मेशन को गैदर करती है और एक ऐसी जगह जहाँ पे डिसेबल अपने आप से कल्टिवेट कर सकते हैं। और दूसरा ट्रेजर हॉल, जहाँ पे जो काइंड सेक्ट है वो अपने ट्रेजर रखते हैं और उसके अंदर बहुत सारे रेयर ट्रेजर, मार्शल आर्ट, इलेक्जर और सीक्रेट वेपन भी है। और तीसरा अपियर हॉल, जिसपे मैं अभी तुम्हें लेके जाने वाला हूँ, वो काइंड सेक्ट का एक टास्क स्टेशन है और वो ऐसी जगह है वहाँ पे डेली की चीजें और बाकी के आइटम भी मिलते हैं। और रही ग्लैडिएटर एरिना और 7 थर्ड पगोड़ा की बात, तो आप अभी भी जूनियर हो तो ये अच्छा होगा कि मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊं। और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि आप सभी को जेट टैक्स, स्टोरेज बैग और 5 स्पिरिट स्टोन मिल गए होंगे। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो काइन सेक्ट के अंदर जो स्पेशल स्पिरिट स्टोन है उसका इस्तेमाल एक्सचेंज टूल की तरह किया जाता है। और फ्यूचर में आपको इसका इस्तेमाल कल्टीवेशन की फॉर्मेशन को एक्टिवेट रखने के लिए करना होगा और आपको ये मंथली सैलरी की तरह मिलेंगी। और मेरा कहने का यह मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले क्या करते थे या आपका स्टेटस क्या था या फिर आप कितने अमीर थे। आप काइन सेक्ट के डिसेबल कर बनने के बाद ये सब यूजलेस है। एक बंदा शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या ये क्या हो रहा है। मुझे पता था कि जो कल्टीवेशन ट्रिप है वो बहुत ज्यादा हार्ड होंगी, लेकिन मैं अपने साथ बहुत सारे पैसे भी नहीं लाया। अभी ये सब यूजलेस है, अभी मैं वापस भी नहीं जा सकता। फिर उसके पीछे वाला बंदा बोलता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था काइन सेक्ट से, वो सभी को एक समान ट्रीट करते हैं। फिर डेकन एक जगह रुक जाता है और बोलता है कि हम यहाँ पे पहुंच गए। यही है जो आउटर डिसेबल के लिए रुकने के लिए जगह है। और एक गुफा को दिखा जाता है जो कि पहाड़ की तरह होती है और उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, यानी कि गुफा होती है। वो बोलता है कि जो मेल डिसेबल है वो यहाँ रुकेंगे और रही बात फीमेल डिसेबल की तो मेरे पीछे पीछे आओ, मैं उसके लिए अलग रूम तैयार करूंगा। ये बंदा बोलता है क्या, ये गुफा तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। उसके पास वाला बंदा बोलता है कि यार तुमने जो कहा ना वो बहुत ही ज्यादा पोलाइटली कहा है। फिर डेकन बोलता है कि तुम अभी आउटर डिसेबल हो और आपको माउंटेन पीक के मेंशन में रहने की इजाजत तभी मिलेगी जब आप एक इनर डिसेबल बन जाते हो। अगर आप इससे खुश नहीं हो तो आपको और भी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और 3 महीने बाद की जो इनर सेक्ट की जो कंपटीशन है, अगर आप उसको जीत जाते हो तो आप एक इनर डिसेबल बन जाते हो। जिन बोलता है ऐसा है क्या, मैं तो इसके लिए तैयार हूँ और मुझे पूरे यकीन है कि मैं ही जीत जाऊंगा। तो ये भी अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। तो स्टार्टिंग में आउटर डिसेबल के क्या को दिखा जाता है जिसके अंदर यून अपनी कल्टीवेशन यानी कि जो स्पिरिट स्टोन है उसके ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सिस्टम से 3 बार नोटिफिकेशन आती है। आपने इससे 6000 एक्सपीरियंस पॉइंट गेन किए। यून अपनी आंखें खुलता है और बोलता है कि ऐसा है क्या, अगर मैं स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के अंदर जो स्पिरिट स्टोन है उसको डाल दूं तो मैं स्पिरिट स्टोन का ऑरा 3 गुना ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस ऑरा को अकेले डिवर करूंगा तो ये मेरी जो एक्सपीरियंस पॉइंट है उसके लिए काफी नहीं होगा। मुझे और भी 10 स्पिरिट स्टोन की जरूरत है। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि मुझे और भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन मिल सके। फिर हमें 5 दिन बाद अफेयर हॉल को दिखा जाता है जिसके अंदर एक बंदा सोया हुआ था, यानी कि वो कुछ काम नहीं करता, बस सोया हुआ था। वहाँ पे फैंक आता है, उसके पीछे पीछे एक और बंदा आता है। वो बंदा बोलता है कि ब्रदर फैंक, आप आज अफेयर हॉल में क्या करने के लिए आए हो, क्या आपके पास पैसे की कमी हो चुकी है। उसका आता है गुस्सा और बोलता है कि इससे क्या लेना देना, तो अपना काम करना। फिर अपने मन में बोलता है कि मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुका हूँ और मैंने उस चैंक के बच्चे पर क्रिया ब्लड इलेक्जर की 5 बोतल लगाई थी और मैं हार चुका हूँ। अगर मैं स्पिरिट स्टोन को बचाऊंगा नहीं तो मैं इससे नया इलेक्जर नहीं ले पाऊंगा और इससे मेरी कल्टीवेशन भी इंप्रूव नहीं होंगी। फिर कोई बोलता है कि तू लाइन से है ना, तू लाइन के बीच में क्यों घुस रहा है। और जो फैंग होता है वो भीड़ को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि पहली बार अफेयर हॉल में मिशन के लिए बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। और बंदे बोलते कि मैं पहले आया था और आपस में झगड़ा करने लगते हैं। फैंग एक बंदे की गर्दन पकड़ लेता है, यानी कि गिरबन पकड़ लेता है और बोलता है कि अभी चल के रहा है, मैं 4-5 दिन से नहीं आया तो यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लग रही है, बता भाई बता, मुझे बता। वो बंदा डरते हुए बोलता है कि ब्रदर फैंग, आप नहीं जानते अभी हाल फिलहाल में अफेयर हॉल में बहुत सारे मिशन एक नया आउटर डिसेबल ले रहा है और वो बहुत ही तेजी से जो मिशन है उसको कंप्लीट कर रहा है। और अगर आपको स्पिरिट स्टोन के बदले मिशन चाहिए तो आपको भी लाइन में लगना पड़ेगा, वरना आपको कुछ घंटा भी नहीं मिलेगा। फिर फैंग बोलता है एक नए डिसाइपल के पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं होती, इसलिए वो बहुत ही जल्द जो स्पिरिट स्टोन है उसको जमा करना चाहते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी बिहेवियर है, तुम चिंता मत करो, ये दोबारा नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इसके अलावा इस बार सिर्फ बीसी डिसेबल को रिक्रूट किया है और अफेयर हॉल में लगभग 300 डेली मिशन है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत भी है क्या। वो बंदा बोलता है कि ब्रदर फैंग, मुझे लगता है कि आप नहीं जानते कि एक डिसेबल एक दिन में सिर्फ 100 ही मिशन ले सकता है और कंप्लीट कर सकता है। फिर हमें यून को दिखा जाता है जो कि अपने मिशन के बदले स्पिरिट स्टोन ले आया था, यानी कि उसने जो जड़ी बूटी पिक की थी, बाकी के बिस्ट पकड़े थे, उसके बदले स्पिरिट स्टोन लेने आया था। वो बंदा बोलता है कि तुम बच्चे, तुम हर दिन उसी टाइम पे आते हो जिस टाइम पे मैं दारू पीता हूँ। और अपने पास से बहुत सारे स्पिरिट स्टोन निकल लेता है और उसको दे देता है और बोलता है कि ये सब रख लो, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। जो यून होता है वो अपनी स्पिरिट पॉकेट में उसको भर लेता है और बोलता है तो ठीक है बूढ़े आदमी, मैं कल और वापस आऊंगा। उस बूढ़े आदमी को आ जाता है गुस्सा और अपने टेबल पर हाथ पटकता है और बोलता है कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, मैं तो कल तक सोता रहूंगा, तो तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो अपनी गलती से जो टेबल है उसके ऊपर के सारे बैग जो मिशन के बैग थे वो यून की तरफ फेंक देता है। यून उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि बूढ़े आदमी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो सभी बंदे बोलते हैं क्या ओल्ड मैन चाऊ ने उसे 7 ग्रेड के मिशन दे दिए। फिर एक बंदा बोलता है कि हमारे अफेयर हॉल की जो डिफिकल्टी है, जो मिशन की डिफिकल्टी है वो ग्रेड 1 से 10 तक है।
और लेकिन जो आउटर डिसेबल के लिए सबसे सुटेबल मिशन ग्रेड 1 से 4 तक होंगे, क्योंकि उनमें सिर्फ उसको जो जड़ी बूटी है वो ढूंढनी पड़ेंगी और 3rd ग्रेड के डिमोनिक बीस्ट को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन 5 से 10 ग्रेड तक के जो मिशन है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, और वो कैसे मैनेज करेंगे 7 ग्रेड के मिशन को कंप्लीट करने के लिए, वो भी अपने आप से, वो अकेले कैसे करेंगे? आखिरकार ये है कौन? फिर वो वहां से जाने लगता है। जो मोटा आदमी होता है वो बोलता है कि रही बात तुम सब लोगों की, तो आज के लिए कोई भी मिशन नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वो सभी लोग शौक होते हैं और बोलते हैं क्या हमारे लिए कोई मिशन नहीं है, तो हमें जो स्पिरिट स्टोन है वो कैसे मिलेंगे, हमारी कल्चर से कैसे आगे बढ़ेंगी? जो यून है वो फैंक के बिल्कुल पास से जाने लगता है। फैंक को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम ये यून तुम फिर सीन से होता है ये यून को देता है, जो कि जो मिशन की लोकेशन है वो वहाँ पे पहुंच चुका था। वो बोलता है कि यहाँ पे सब कुछ शांत है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वहाँ पे होते हैं वुल्फ, वो लोग पहले शांत होते हैं, लेकिन अचानक पूरे गुस्से में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ फाइटिंग करने लगते हैं। यून बोलता है कि ये तो 3rd ग्रेड के डिमोनिक वुल्फ है, जो कि टीम फाइटिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग 30 उल्फ होंगे। अबे नहीं यार, यहाँ पे तो 40 है, लगता है कि मेरे गिनने में गलती हो चुकी है। और वहाँ से बहुत ही स्पीड से निकल जाता है और बोलता है कि लगता है कि मुझे आज कुछ बहुत ही बड़ा मिलने वाला है, और बिल्कुल उन उल्फ के बीचों बीच लैंड होता है और बोलता है कि मैं तुम में से 2 उल्फ को लेकर जाऊंगा अपने साल में सबूत के तौर पर। और जो उल्फ होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, यानी कि आसपास के अपने साथियों को बुलाने लगते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। यून बोलता है रही बाकियों की बात, और सबको मार देता है और बोलता है कि तुम मेरे लिए ताकतवर बनने का जरिया बनोगे, और सबको डिओर करने लगता है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आते हैं। सिस्टम बोलता है कि मास डिओरिंग कंप्लीट चुकी है, इससे होस्ट को 36 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। लेकिन जो यून होता है वो बाकी के डिमोन वुल्फ को भी डिओर करने लगता है, और पीछे से 2 वुल्फ यून पर अटैक कर देते हैं। यून बोलता है कि ये यूजलेस है, और अपनी जो वज्रा क्लास फिजिक्स है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि अभी बस मरो। उनको मार देता है, उनके अंदर से 2 पिल निकल जाती है और वो यून रख लेता है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट ने ग्रैंड मास्टर रिलम के पहले स्टेज पे ब्रेक थ्रू किया है। तो एक और नोटिफिकेशन आती है कि स्किल पॉइंट को अपग्रेड किया गया है और आप अभी 10-fold अटैक स्पीड को इस्तेमाल कर सकते हो। फिर जो यून होता है वो सभी को मार देता है और बोलता है कि ये जो वज्रा क्लास फिजिक्स है ये डिजर्व करता है अर्थ रैंक की मार्शल आर्ट स्किल कहलाने का, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर सिस्टम ने देखने लगता है और बोलता है कि मेरी अटैक स्पीड बढ़ चुकी है, और मेरी अभी की कल्टीवेशन के हिसाब से मुझे जो ओल्ड मैन चू है उसको अगली बार 8 ग्रेड के मिशन मांगने पड़ेंगे। फिर पीछे से कोई अटैक कर देता है यून पर, और यून से डॉज कर देता है। जो जिसने अटैक किया था वो होता है फैंग। वो बोलता है कि ये यून जो डीमन इलेक्सर है वो मुझे दे दे, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। यून बोलता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? फैंग बोलता है कि नहीं बाबा, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, लेकिन जब से तुमने मुझे हराया ना तब से तुम्हारा बुरा टाइम चालू हो चुका है, लेकिन मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ। अगर तुम मुझे वो डीमन इलेक्ट्रिक दे देते हो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। यून बोलता है ऐसा है क्या, और कुछ बता। उसके साथ वाला बंदा बोलता है कि ब्रदर फैंग, आप इससे इतनी बात क्यों कर रहे हो? हमारे 4-5 भाई जाएंगे और उसको मार मुर करके परेशान कर देंगे, और उसके बाद नेचुरली उसकी पूरी चीजें हमारी हो जाएंगी। और मैंने देखा था कि जो ओल्ड मैन चाहू है उसने उसको बहुत सारे स्पिरिट स्टोन दे देते, लेकिन एक टकला बोलता है कि ब्रदर फैंग ये अच्छा नहीं है, हमें अपने फेलर डिसेबल को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर क्या होगा कि डेकन और एल्डर इसके बारे में बाद में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? वो जो वांग नाम का बंदा होता है वो बोलता है कि तुम डर रहे हो? तुम डरो मत, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सा डिसेबल है। अगर हम इसे चोट भी पहुंचाएंगे तो हम कह देंगे कि इसको मिशन के दौरान चोट पहुंची है, तो हम पर कोई शक भी नहीं करेगा जब तक कि हम नहीं कहेंगे कि हमने ये किया ही नहीं है। फिर बाकी के बंदे बोलते हैं कि चलो चलते। फिर वहां से बहुत ही तेजी से निकल जाते हैं और यून को घेर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम बच्चे तुम इस बार फॉर श्योर मर जाओगे। जो वांग होता है वो बोलता है कि ब्रदर फैन तुम बस आराम करो और साइड में रह के देखो कि हम इस बच्चे को कैसे हराते हैं। हम इसको इतना तड़पाएंगे कि वो आखिर में अपनी जान की भीख मांगेगा, और उसके आसपास एक सर्कल बनाने लगते हैं और उसको जंजीर से जकड़ लेते हैं। और जो यून होता है बोलता है कि क्या एक फॉर्मेशन, और ये मेरी ऑरा को रोक रहा है, शायद से मैंने उन लोगों को कम समझा। फिर एक बंदा बोलता है कि ब्रदर ही आप अभी भी इस सेक में आए हो, और मुझे पूरा यकीन है कि आपने कायम सेक की स्पिरिट ट्रैपिंग फॉर्मेशन को नहीं देखा होगा। तो देख लो यही है, ये जो फॉर्मेशन है वो कॉन्स्टेंटली तुम्हारे ऑरा को रोकती है, और इस फॉर्मेशन से बचना ये तो नामुमकिन है तुम्हारे लिए। और जितने लोग इस फॉर्मेशन को कास्ट करेंगे उतनी ज्यादा ये चेन है ना वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। और 10 लोगों द्वारा कैद होना ये तो बहुत भयानक होता है ना, लेकिन तुम पहले ही अपनी पूरी चीजें सौंप देते तो हम तुम्हें जाने देते, लेकिन तुमने नहीं सौंपी तो ये लो उसे कैद करने लगते हैं। यून बोलता है लेकिन क्या तुम ये सोचते हो कि इस पावर से तुम मुझे फंसा सकते हो? और जो अपनी पावर से उसको तोड़ने लगता है, उस चेन में क्रैक आने लगती है, और तभी जो यून होता है वो अपनी जो वज्रा क्लास फिजिक्स है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उस चेन को तोड़ने लगता है। जो फैंग होता है वो बोलता है क्या ये कैसे हो सकता है? और जो यून होता है वो उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि तोड़ देता है। उससे जो उसके जो बाकी के बंदे होते हैं, यानी कि जो 10 बंदे होते हैं वो बहुत दूर जाकर गिरते हैं, वो डिफीट हो जाते हैं, यानी कि वो हार जाते हैं। फिर फैंग बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या इतनी कम समय में इस बच्चे ने ब्रेक थ्रू किया है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? और अपनी तलवार से उस पर अटैक कर देता है और बोलता है कि ये यून मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। जो यून होता है वो भी बहुत स्पीड से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तलवार को अपनी 2 ही उंगली से पकड़ लेता है और तोड़ देता है। जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है, वो बोलता है क्या ऐसे कैसे हो सकता है? और यून उसके गर्दन को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी शब्द वापस देने वाला हूँ, और जब से तुमने मेरी चीजों का लालच किया है तब से तुम्हारा बुरा टाइम चालू हो चुका है, और अभी तुम बर्बाद होने वाले हो। तो यही भी अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। स्टार्टिंग में फैंग को दिख जाता है, वो बोलता है कि ये यून नहीं ब्रदरी, नहीं मास्टरी, प्लीज हमें जिंदा छोड़ दो, आप जो भी चाहते हो ना वो हम सब दे देंगे, बस हमें जिंदा छोड़ देना। यून उसके पास आता है और बोलता है कि फैंग तुम्हें सही में पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, और उसको भी हाथ मार के नीचे गिरा देता है। फिर हमें 15 मिनट बाद का सीन लग जाता है।
जो फैंग और उसके साथी रहते हैं वो सभी लोग अपने अपने स्पिरिट स्टोन निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि मास्टर जी ये हमारे स्पिरिट स्टोन है, इसको रख लो और हमें जिंदा छोड़ दो। फिर यून उनके पास आता है और बोलता है क्या इतने से स्पिरिट स्टोन तुम्हारे लाख के बराबर है? फिर वो लोग घबरा जाते हैं। यून बोलता है तुम मेरे सीनियर हो, तुम्हारे पास और भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन होने चाहिए है ना। और ये फैंग के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है तुम्हारे पास तुम्हारे स्टोरेज बैग होंगे ही ना। फैंग को आ जाता है गुस्सा और बोलता है तुम्हारी तो क्या तुम्हें मेरे खजाने भी चाहिए? उसके पास वाला बंदा बोलता है कि अबे शांत रहे वरना वो तुम्हारे साथ हमें भी मार देगा। फिर वो सभी लोग अपने अपने स्पिरिट बैग निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि जब से हमने स्टार्ट किया है ना तब से पूरी चीजें इस स्पिरिट बैग में है और मुझे लगता है कि मास्टर जी हमें माफ कर देंगे और हमें जिंदा छोड़ देंगे। फिर जो यून होता है उनके स्पिरिट बैग को रख लेता है और बोलता है कि लगता है कि इसके अंदर तूने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें कलेक्ट की होंगी और सभी के स्पिरिट बैग में से सभी चीजें अपने स्पिरिट बैग में डाल लेता है। और इसमें से एक बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि मास्टर जी इससे सेटिस्फाई हो गए होंगे तो क्या हम वापस जाए? फैंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, आज जो भी हुआ उसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। यून बोलता है कि एक मिनट। फैंग बोलता है अभी क्या हुआ? फिर यून बहुत ही तेजी से इन पर हमला कर देता है और सभी के कान काट देता है। वो सभी लोग चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि मेरे कान। फैंग बोलता है कि ये यून तुमने ये सब क्यों किया? क्या तुम अपने शब्दों से पीछे हट रहे हो? यून बोलता है कि मैं कब अपने शब्दों से पीछे हटाऊं? मैंने बस तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं पहुंचाऊंगा। और तुम्हें तो कहा था कि मिशन के दौरान हाथ और पैरों का कटना ये तो नॉर्मल बात है, तो वैसे भी मैंने तो तुम्हारी एक कान ही काटे है ना। फिर जो फैंग होता है उसका आ जाता है गुस्सा और बोलता है कि ये यून मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो यून होता है वो बहुत स्पीड से वहां से निकल जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। फिर हमें यून के केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यून कल्टिवेट कर रहा होता है और बहुत सारे स्पिरिट स्टोन के ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि डिवोरिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसने ग्रैंड मास्टर रिलम के सेकंड स्टेज पे ब्रेक थ्रू किया है। यून अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन सीनियर के स्टोरेज बैग में से इतने सारे स्पिरिट स्टोन और इलेक्टर मिलेंगे और उसकी मदद से मैंने ग्रैंड मास्टर रिलम के सेकंड स्टेज पे ब्रेक थ्रू किया है। और मैंने अपने फेलो डिसेबल के लिए उन लोगों को सबक सिखाया है जो कि उन लोगों को परेशान करते थे और मैं बहुत ही समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो अभी आराम करने का टाइम हो चुका है। लेकिन उसका जो कम्युनिकेशन बैच है वो चमकने लगता है। वहाँ से आवाज आती है कि ये यून क्या तुम वहाँ पे हो? यून इसके देखता है और उसको उठाता है और बोलता है क्या फैंग यालिंग वो मुझे इस टाइम क्यों ढूंढ रही है? फिर उससे कम्युनिकेट करता है। यालिंग बोलती है कि क्या तुम फ्री हो? जो मेरी फ्रेंड है ना उसको एक 5 ग्रेड का मिशन मिला है और उसके लिए उसे एक 4 बंदे का ग्रुप चाहिए, यही उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम अभी 3 ही बंदे हैं, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? और मैंने सुना है कि जो अपिस हॉल है उसको हाल फिलहाल में मिशन मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हम इस मिशन को नहीं छोड़ सकते। यून बोलता है अभी तक उसको पता नहीं चला कि मैं ही वो सारे मिशन कंप्लीट कर रहा हूँ। और यून बोलता है कि नहीं नहीं मैंने अभी देख लिया है तो मैं अभी जाने तो नहीं वाला, तुम चले जाओ और तुम्हें 5 ग्रेड का जो मिशन है उसके रिवॉर्ड को 5 हिस्से में बांटना पड़ेगा, इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। जो यालिंग होती है वो बोलती है मैं समझ गई, इसके बारे में भूल जाओ, बस तुम अभी आराम करो। फिर यालिंग एक बंदे को बोलती है कि मुझे माफ करना मिस्टर सियाओ, मेरा जो दोस्त है ना उसने कहा है कि उसे अभी आराम करना है, तो क्या हम दूसरे बंदे को ढूंढे? और उसके पास एक बंदी बोलती है कि ब्रदर वेन क्या ये ठीक है क्या हम दूसरे डिसेबल को ढूंढे मदद के लिए? जो जियाओ होता है वो बोलता है कि ऐसा है क्या, ये तो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। और जो यालिंग की दोस्त होती है उसका नाम होता है टैंग। टैंग बोलती है कि यालिंग तुम्हारे फ्रेंड का सरनेम ये है ना, तो क्या उसका तुम्हारे ऊपर क्रश है? तो क्यों उसने जब सुना कि जूनियर सियाओ हमारे साथ टीम अप करने वाला है तो वो इतनी जल्दी में आ गया है यहाँ पे? जो सियाओ होता है वो बोलता है कि लकली ब्रदर यहाँ पे आखिरकार आ ही गए, नहीं तो अगर आप नहीं आते तो हम इस मिशन को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। जो यालिंग होती है वो बोलती है कि ये जो बंदा है ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और क्या सही में यून का मेरे ऊपर क्रश है? फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब यून ने सुना था कि जो जियाओ है वो भी इसको ज्वाइन करने वाला है। वो बोलता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे मिशन में कौन है कि तुम्हारे पास जाओ बैंकिंग खड़ा है। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब मेन कैरेक्टर ने बोला था कि मेयर फैंग आपको गलतफहमी हुई है, मतलब पार्ट का सभी का सीन दिखाया जाता है। और यालिंग बोलते हैं कि मैं हॉनेस्टली बताऊं तो मैं जो ये यून है उसको बहुत लंबे समय से जानती हूँ, लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि वो इसके बारे में क्या सोचता है। और जो ये जो आदमी है ना उसका बिहेवियर मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है। फिर जो टैंग होती है वो बोलती है कि मैं इसको फॉलो नहीं करना चाहती और उसने जो तुम्हारे साथ किया जो आर्ट डिसेबल का टेस्ट नहीं था क्या उसने तुम्हारे साथ किया, उसने तुम्हारी कोई भी मेहनत नहीं की, इसलिए मैं उसे नापसंद करती हूँ। यालिंग बोलती है कि सिस्टर टैंग आप इसके बारे में गलत सोच रहे हो, जो यून है ना उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता हूँ, इसके बारे में बातें बंद करो और अभी उनके साथ साथ चलो वरना हम पीछे छूट जाएंगे। और बहुत ही स्पीड से जाने लगती है। जो टैंग होती है वो बोलती है कि यालिंग मेरे लिए तो रुको। जो जियाओ होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि यालिंग ने जो इस मिशन के सीनियर के बारे में आपको कुछ भी बताया होगा, ये जो मिशन है ना ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, हमें जंगल के सेंटर में जो ब्लैक स्वैम्प है वहाँ तक पहुंचने का तरीका ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे एरोजन फ्लावर है। कहा जाता है कि ये जो फ्लावर है ना ये ग्रेट इन थिंग है और ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और कुछ गिने चुने बंदी है जो कि इसे ढूंढ पाते हैं। और हमारे मिशन के दौरान हमें बहुत सारे मॉन्स्टर मिलेंगे, लेकिन उस जो डार्क स्वैम्प है उसने अपनी जहरीली हवा छोड़ी तो हमें थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है। और अगर एक बार कोई इस जहरीली हवा को सूंघ लेता है तो जो मार्शल आर्टिस्ट है उसके इंटरनल ऑर्गन पूरे डैमेज हो जाते हैं, यानी कि पूरी बर्बाद हो जाते हैं। अगर बाई चांस वो बच भी जाता है तो वो पूरी तरह क्रिपल हो जाता है, यानी कि अपाहिज हो जाता है। यून बोलता है कि तुम्हें पहले से पता था कि ये जो मिशन है इतना डिफिकल्ट होने वाला है, तो तुमने पहले से जो ग्रैंड मास्टर लेवल के जो डिसेबल है उसको क्यों नहीं ढूंढा, इससे तो तुम्हारा ये पूरा मिशन आसान हो जाता है। फिर टैंग बोलती है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि हमारा कल्टिवेशन लेवल जो क्या ब्लड ड्रिल में वो तुमको पीछे रोकेगा? और मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जो जीनियस सियाओ है ना वो ग्रैंड मास्टर लेवल के 3रे स्टेज पे है और किसी ने भी हमें ऐसा नहीं कहा जितना कि तुम कह रहे हो।
जो जिया होता है वो बोलता है कि क्या ब्रदरी मुझ पर शक कर रहे हैं। अगर मैं हॉनेस्टली कहूँ तो तुम्हें यहाँ पे यूनाइट करने का और टीम बनाने का मेरे पास एक रीजन है। मेरे पास एक स्पेशल आइटम है जो कि इस मिशन को ऐसे ही आसानी से चुटकी में कंप्लीट कर सकता है। ये मेरी गारंटी है। और अपने पास से एक इलेक्सर निकाल लेता है और बोलता है कि इसे कहते हैं यंग यूआर इलेक्सर, जो कि मेरे फैमिली का एक सीक्रेट इलेक्सर है, जिसे लेने से हम इस जहरीली हवा से 2 घंटे के लिए इम्यून हो सकते हैं और ये तुम्हें डार्क सन से सेफ रखेंगी। और जो इलेक्सर है वो टैंक को देने लगता है और बोलता है कि किसी भी मिशन को कंप्लीट करते समय आदमियों के ग्रुप के होने के बजाय मेरे पास 2 सुंदर लड़कियां हैं। ये तो बहुत अच्छा है। जो टैंक होती है वो बहुत शर्माने लगती है और बोलती है कि जूनियर सियाओ का जो मुंह है वो बहुत ही ज्यादा मीठा है। तो जो यालिंग होती है वो खाती है और बोलती है कि तुम चुपचाप रहो। जो यून होता है वो बोलता है क्या सही में हम इससे इम्यून हो सकते हैं जो पॉइजन से। जो सिया होता है वो बोलता है कि जल्दी से ले लो वरना हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो इस जहरीली हवा से रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। और जो टैंक होती है वो उसे खा लेती है और बोलती है कि जूनियर सियाओ तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो। जो यालिंग होती है वो अभी भी डाउट में रहती है, वो उसे देखने लगती है। यून होता है वो भी उसे देखने लगता है। जिया बोलता है कि क्या तुम इस इलेक्ट्रिक को क्यों नहीं ले रहे, जो ये पॉइजन है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें इसे लेना चाहिए। और हमने जो आउटर डिसेबल का टेस्ट है उसको पार करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो ये बहुत खराब होगा कि हम यहाँ पे अपनी जान गवा देंगे। फिर वो दोनों रहते जो यून होता है और जो यालिंग होती है वो खा लेते हैं। फिर जिया बोलता है कि ठीक है तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। जो जिया होता है वो बोलता है कि अभी आगे ही है, हम वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। लेकिन जो यून होता है उसने वो पिल को अपने हाथों में पकड़ा रहता है और वहीं पे वो तोड़ देता है। फिर हमें डार्क स्वाम में दिखा जाता है एक फूल, वही होता है इरेजियम फ्लावर। तो जो जिया होता है वो एक जगह रुक जाता है और बोलता है कि देखो वहाँ पे इरेजियम फ्लावर यही है जो कि हमें चाहिए। फिर सब लोग एक जगह रुक जाते हैं। जो टैंक होती है वो बोलती है कि हम तो बहुत ही ज्यादा लकी है। लेकिन जो याली होती है वो बोलती है ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, हम किसी डिमोनिक बीच से भी नहीं भागे, ये तो बहुत ही ज्यादा स्मूथली चल रहा है। लेकिन टैंक बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, वो तो वहाँ पे हम इस को कैसे पार करेंगे और हमें एरोजिन फ्लावर कैसे मिलेगा, ये तो नामुमकिन है। जो जिया होता है वो बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है और मैंने फॉर्मेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और ये जो फॉर्मेशन है वो स्पिरिट स्टोन को एक ऑरा में बदल सकती है और इससे लोग शॉर्ट टाइम के लिए कई भी चल सकते हैं। हालांकि इस फॉर्मेशन को एक बंदे की जरूरत है जो कि इसे हर टाइम कंट्रोल कर सके और मैं चाहता हूँ ब्रदरी वहाँ पे जाए और उस एरोजिन फ्लावर को यहाँ पे वापस लाए। यून बोलता है कि ठीक है मैं जाऊंगा। फिर जिया बोलता है लेकिन वहाँ पे अकेले जाने में बहुत खतरा है, तो यालिंग तुम्हारा जो रिलम है वो बड़ा है यानी कि हाई है, तो तुम ब्रदरी के साथ जाओ और उसको बैकअप दो। और रही बात सीनियर सिस्टर टैंक की, तो वो यहाँ पे रुकेंगी मुझे बैकअप देने के लिए। जो यालिंग होती है वो बोलती है कि मैं समझ गई। फिर जो जिया होता है वो अपनी 7 स्टार जो फॉर्मेशन है उसको इस्तेमाल करने लगता है और उसको एक्टिवेट कर देता है और जैसे एक्टिवेट करता है वैसे ही वहाँ पे रास्ता बन जाता है एक पत्थरों का। फिर जो यून और यालिंग होती है वो वहाँ से निकल जाते हैं। यालिंग बोलती है कि ये यून क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत अजीब है। यून को सोचने लगता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। फिर यालिंग बोलती है कि यहाँ तक कि एक चिड़िया भी नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा खामोश है। जिन बोलता है शायद से उस फ्लावर में ही गड़बड़ हो और इसी तरफ एक ब्लेजर स्लैश कर देता है और जो फूल है वो कट जाता है। जो यालिंग होती है वो बोलती है कि वाह ये तो बहुत अच्छा था। जो टैंक होती है वो बोलती है कि इसने कर दिया, लेकिन यून बोलता है कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो फ्लावर है वहाँ से बहुत सारे टेंटिकल बाहर निकल जाते हैं और यून पर अटैक कर देते हैं। तो यही भी अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा। स्टार्टिंग में यून और यालिंग को देखा जाता है। यालिंग बोलती है कि क्या उस पर उस अटैक का कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा। फिर पीछे से जाओ और जो टैंक होती है वो बोलती है कि तुम्हारे पीछे देखो वो फिर से अटैक करने वाला है। यून उसको रोक लेता है और पीछे हट जाता है। साथ में जो यालिंग है वो भी पीछे हटने लगती है। जियाओ बोलता है कि तुम दोनों ज्यादा पीछे मत हटो, जो मेरी स्पिरिट स्टोन स्टेप है वो सिर्फ 7 कदम ही बड़ी हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, वरना तुम नीचे गिर के मर जाओगे। और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर से कुछ ना कुछ आ रहा है। फिर जो फ्लावर है वो ट्रांसफर होने लगता है। यून बोलता है कि यहाँ पे चल के आ रहा है। फिर जो मास्टर है यानी कि जो फ्लावर है वो बिल्कुल टेंटल जैसा बन जाता है जैसे कि नारुतो में था। यून बोलते हैं कि क्या ये इस फ्लावर का ट्रू फॉर्म है। यालिंग बोलती है इसलिए तो जब हम आ रहे थे तो हमें जंगल में कोई भी डिमोनिक बीस्ट नहीं मिले, शायद से इसने उनको मैनिपुलेट किया होगा और अभी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फिर जो मास्टर है वो यालिंग पर अटैक करने लगता है। सभी लोग बोलते हैं कि यालिंग वहाँ से हटो। यालिंग वहाँ से हट जाती है और साथ में यून भी। और जिया बोलता है कि ब्रदर ही और यालिंग तुम उसके साथ फाइट मत करो, बस जो फ्लावर है उसको लो और वहाँ से निकल जाओ। यून उस फ्लावर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि मुझे पता है लेकिन मैं अपने फैसले खुद ही लेता हूँ। और जो मास्टर है उसके टेंटिकल को काटने लगता है और बोलता है कि तू मास्टर के बच्चे तू अभी मेरे हाथों से मरने वाला है और अपने बजर स्लैश को उस पर कर देता है। उससे वो मास्टर नीचे गिर जाता है। फिर यून अपनी स्किल की मदद से जो फ्लावर है उसको अपने पास बुलाने लगता है और जैसे ही बुलाता है वैसे वो मास्टर खड़ा हो जाता है और सभी पर अटैक करने लगता है। जो टैंक होती है वो बोलती है कि ये मास्टर तो अभी लगातार अटैक कर रहा है, लेकिन ये क्यों कर रहा है, ये क्या कुछ पागल हो चुका है। जो यालिंग होती है वो बोलती है कि इसके जो अटैक है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और बोलते हैं कि ये यून हमें अभी फ्लावर मिल चुका है तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। और वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन जो मास्टर होता है उसके पैर को पकड़ लेता है। यालिंग बोलती है क्या इसने मुझे पकड़ लिया। टैंक बोलती है कि यालिंग तो फंस गई, ब्रदर जाओ जल्दी एक स्पिरिट स्टोन का एक स्टेप बनाओ वरना वो मर जाएंगी। जो जिया होता है वो बोलता है कि नहीं अभी देर हो चुकी है, मैं जल्दी नहीं बना सकता। जो यून होता है वो अपनी 10 पॉइंट अटैक स्पीड का इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी से यालिंग की तरफ बढ़ने लगता है और उसको बचा लेता है। और जो अपने मुंह में जो फ्लावर पकड़ा होता है उसको दे देता है और बोलता है कि इसे पकड़ो।
यालिंग बोलते हैं ठीक है, और अपने बजट स्लैश का इस्तेमाल कर देता है, और वो जो मास्टर होता है वो वहीं पे मर जाता है। यालिंग बोलते हैं कि यून तुम ठीक तो हो ना। फिर यून अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके वापस उसको सेफ जगह ला लेता है। फिर जो टैंक होती है उसको गले लगा लेती है और बोलती है कि यालिंग तूने तो आज मुझे सही में डरा दिया था, लेकिन तुम अभी सेफ हो। फिर बोलता है कि यालिंग मुझे माफ करना, लेकिन तुम दोनों बहुत ही ज्यादा दूर थे। लेकिन जो मास्टर था उसने मरने से पहले मुझ पर एक अटैक कर देता, और उस अटैक का पावर इतना था कि मैं तुम्हारे लिए स्पिरिट स्टोन के स्टेप नहीं बना पाया, मुझे माफ करना। लेकिन लकीली जो ब्रदर ही है उसने तुम्हें बचा लिया और बड़ा हादसा होने से रोक लिया। फिर जो वो फ्लावर है उसे लेने लगता है और बोलता है कि ये तो अच्छा है, जो मिशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास ये इरोजिंग फ्लावर भी तो है, हम वापस जाके इसे दे देंगे और जो मिशन का रिवॉर्ड है वो ले लेंगे। फिर जो यून होता है उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि बहुत लंबे समय से दिखावा करने के बाद तुम अपने आप को अपना असली रंग दिखाने से रोक नहीं पाए है ना। जो जिया होता है वो बोलता है कि ब्रदरी तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो यून होता है वो बोलता है कि हम दोनों से पहले जो फ्लावर है वो यालिंग को मिला, लेकिन जो स्पिरिट स्टोन स्टेप है वो टाइम पे बन नहीं पाया, लेकिन उसी टाइम वो मेरे पैरों के नीचे बन गया, मैं सही कह रहा हूँ ना। और तुम्हारा जो प्लान है वो 3 स्टेप में था। पहला कि तुम हम तीनों में से किसी 2 लोगों को भेजते उस फ्लावर को तोड़ने के लिए, और मौका मिलते ही हम में से एक को मार देते। और दूसरा तुमने अपने साइड बैकअप देने के लिए सबसे कमजोर इंसान को चुना ताकि तुम उसको बाद में आराम से मार सको। पीछे से टैंक बोलते कि ये यून तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और आखिर में तुम जो लास्ट बंदा है उसे मार देते जिसने की बैटल में अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर खो चुकी थी, और तुम इस मिशन का पूरा रिवॉर्ड अकेले ही रख लेते। मैं ठीक हूँ ना। फिर यालिंग बोलते हैं कि हाँ इसने सही कहा। जो टैंक होते हैं बोलते हैं कि यालिंग तुम किस बारे में बात करते हो। फिर जो जिया होता है वो बोलता है कि ये यून तुमने मुझे सही में सरप्राइज किया है, और तुम लोगों को मारने का मतलब क्या है। असल में तुम तो अभी नर्क के द्वार पर खड़े हो, यानी कि तुम अभी मरने वाले हो। जो मैंने तुमको पिल दी थी, जो इलेक्सर दिया था उसमें पॉइजन था, तुम अभी मरने वाले हो। जो टैंक और जो यालिंग होती है वो खांसने लगती है, उनके मुंह से खून आने लगता है। यालिंग बोलते है ये क्या हो रहा है, जो मेरी चेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा दर्द कर रही है। फिर क्या बोलता है कि कितनी बुरी किस्मत है ये यून, मैं इनर से डिसाइपल कंपटीशन से पहले एक पोटेंशियल राइवल के रूप में तुमसे छुटकारा पाने का चांस लेना चाहता था, लेकिन अभी ये इम्पॉसिबल है। लेकिन मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है, ये जो इलेक्सर है ये सही में तुमको उस जहरीली हवा से प्रोटेक्ट करता है। हालांकि जब तक तुम अपनी जो इनर पावर है उसको अनलिश नहीं करते, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें बैकलेस का सामना करना पड़ेगा। फिर जो टैंक होती है वो बोलती है कि क्यों जूनियर जाओ, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला है। फिर जो यून होता है वो बोलता है कि तुम पीछे हटो, मैं इसे संभाल लेता हूँ। फिर जो यालिंग होती है वो बोलते हैं कि ये ध्यान से, वो बहुत खतरनाक है। फिर जो बोलता है कि तुम सही में बहुत अच्छे अपोनेंट हो, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी मरने देना ये बहुत शर्म की बात है, और उस पर अटैक करने लगता है। जो यून होता है वो बोलता है कि हम में से एक ही यहाँ से जिंदा बचकर जा सकता है, और अपनी 10-फोल्ड अटैक स्पीड का इस्तेमाल करके उस पर अटैक कर देता है और उसे घायल कर देता है। जो जिया होता है वो बोलता है कि इसका जो रिलम और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो साफ साफ मेरे से कम है, लेकिन जो इसकी स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है कि मुझे रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। और जिया बोलता है कि इसकी जो पावर है ये बहुत ही ज़्यादा भयानक है। फिर ये उस पर अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम मेरी जो जिंदगी है उसे ले लो। फिर जो जिया होता है वो बोलता है कि क्या ये तो इम्पॉसिबल है, मैं हार चुका हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और बहुत ही जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि ये उनके बच्चे हैं, मैं तुझे मार दूंगा, आज तो तू नहीं बचने वाला। लेकिन पीछे से कोई उस पर अटैक कर देता है, यानी कि उसके कंधे में से एक रॉड आर पार कर देता है, और वो होती है यालिंग। वो बोलती है तुमको धोखा देना नहीं आता, तुमको तो खुद को शुक्रिया कहना चाहिए। जब मैंने उस जहरीले स्वैम्प में कदम रखा था तब से ही मैं जहरीले मैजमा से बचने के लिए अपनी जो एनर्जी है उसको कंट्रोल कर रही थी, नहीं तो ये मास्मा मेरे हाथ को पहले से क्रिपल कर लेता। यून होता है वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जो मिस फैंग है वो अभी मैच्योर हो रही है। फिर जो जिया होता है वो नीचे गिर जाता है। फिर यालिंग यून से बोलती है कि ये यून अभी हम क्या करेंगे। हालांकि मैं उसे अपने कोड़े से मारना चाहती हूँ, लेकिन हमारे सेट का एक रूल है, अगर मिशन के जो एग्जीक्यूशन है वो गलत हो जाता है, यानी कि उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो हम अपने फेलो डिसेबल को मार नहीं सकते। फिर जो जिया होता है वो उठते हुए बोलता है कि हाँ, अगर तुम लोग डेक्कन और एल्डर के सामने तमाशा खड़े करते हो तो मुझे बस ये दावा करना होगा कि आप दोनों जो मिशन का जो रिवॉर्ड है उसे लेने की कोशिश कर रहे थे और मुझ पर झूठा इंजाम लगाना चाहते हैं, तो मैं अपने मौत से बच सकता हूँ। और अपने मन में बोलता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सब कुछ ठीक रहेगा, और मैं जो एल्डर है उसके साथ बात करने का एक चांस लूंगा, और मैं डेफिनेटली जो फ्यूचर है उसमें फिर से खड़ा हो सकता हूँ। और रही बात विटनेस की, तो मैं इस पागल औरत टैंक ज़ियोरे के उठने के बाद इससे कुछ फैंसी वर्ड कहूँगा तो वो मेरी बात मानेगी। फिर उन्हें उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है ना कि तुम यहाँ से कैसे निकलो, और तुम यही सोच रहे हो कि हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है और तुम हमारे साथ इतना गंदा खेल खेल रहे हो। फिर जो जिया होता है बोलता है कि क्या ये बंदा मेरा दिमाग में पढ़ सकता है क्या। फिर यून बोलता है कि तुम्हारा इतना फ्रस्ट्रेटेड चेहरा देख के मुझे लगा ही था कि मेरा तुक्का सही निकलेगा। वो बोलता है क्या इसने मुझे पागल बनाया है, ऐसा नहीं हो सकता, और तुम्हारा जो परफेक्ट प्लान था
वो मेरे पीछे से अभी कचरे में मिलने वाला है। जो जिया होता है बोलता है क्या, ये जो यून होता है उसको एक बैग दिखा देता है, यानी कि एक टोकन दिखा देता है। जिया उसे पहचान जाता है और बोलता है ये तो एक रिकॉर्डिंग स्टोन है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? 1 मिनट, इसको लेना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि मैं पैसे से भी इसे खरीद नहीं पाया, तो तुम्हें ये एक कैसे मिला है? यून बोलता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। फिर यालिंग बोलती है ये तो बहुत अच्छा है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग स्टोन है, लेकिन ये फिर भी अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा। और ऐसा कहा जाता है कि मिशन के दौरान अपने फेलो डिसेबल को चोट पहुंचाना या फिर धोखा देने की जो पनिशमेंट है वो बहुत इतना बड़ी है, और उसको 21 दिनों तक जो लाइटनिंग स्ट्राइक है वो दी जाती है, जल्दी से बांध लो वरना भाग जाएगा। फिर यून बोलता है कि 1 मिनट, इसे सेक्ट में वापस भेजने से पहले मुझको इसके साथ कुछ करना है, और अपनी डिवरिंग चालू कर देता है और उसके सर पर हाथ रखता है। फिर जिया बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? फिर यून उसके पास आता है और उसके कान में कुछ बोलता है, लेकिन ये हमें नहीं बता जाता। फिर जो जिया होता है बोलता है कि कोई मेरी मदद करो, ये बंदा पागल हो चुका है। फिर उसे डिवोर करने लगता है। फिर जिया बोलता है कि कोई तो मेरी मदद करो, और यही अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आपके वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। स्टार्टिंग में यून ने जिया की पूरी कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो बोलता है कि इसको अपने साथ ले चलो, और मैंने इसकी पूरी कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वो फ्यूचर में मेरे साथ पंगा लेने की सोच भी नहीं सकता। पीछे से जो यालिंग होती है वो बोलती है कि यार नल्ला साला हमको मारना चाहता था, अभी देखो कैसे पड़ा हुआ है। और यून की तरफ देखने लगती है, और देखते देखते वो बेहोश होने लगती है। यून बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है? वो बोलती है कि ये यून मुझे ठंड लग रही है, और वहाँ पे बेहोश हो जाती है। यून बोलता है कि इसको क्या हुआ, और उसको उठाकर जो अपेयर हॉल है वहाँ पे लेके आता है। अंदर चाव जाती है कि ये यून और बाकी के लोग तुम्हें अंदर आने के लिए मना किया गया है। अंदर होता है चाव, वो बोलता है कि मैंने इस 50 साल विंटेज अल्कोहल को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, और मैं आज के दिन एंजॉय करने वाला हूँ। तुम्हें ये जो दरवाजे है वो खोलने तो नहीं वाला, चाहे कोई भी यहाँ पे आ जाए ये दरवाजा तो नहीं खुलेगा। लेकिन जो यून होता है उस दरवाजे को तोड़ देता है। जो चाव होता है वो बोलता है कि वहाँ पे कौन है? वहाँ पे आता है ये यून, उसके हाथ में होती है यालिंग, और टैंक ने जो जिया है उसको घसीट के यहाँ पे लाया होता है। टैंक बोलते है कि ओल्ड मैन चाव, हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो। चाव बोलता है कि ये यून मुझे पता था कि तुम ही होंगे, क्योंकि ये सब चीजें तुम ही कर सकते हो। और यून जो यालिंग को चेयर पे बिठा देता है। फिर टैंक बोलते है कि ओल्ड मैन चाव, हमें मिशन के दौरान थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, और मुझे पता है कि आपको बहुत ही ज्यादा ज्ञान के बारे में पता है, तो जो यालिंग है उसको बचाने के लिए हमारी मदद करो। तो चाव होता है वो बोलता है कि ये अपेयर हॉल है ना कि हीलिंग हॉल, और जब तुम किसी मिशन को एक्सेप्ट करते हो तब तुम्हारी जो जान है वो भगवान के हाथों में होती है, तुम जिंदा लौटोगे या नहीं लौटेंगे वो सब वो तय करता है। और वो यून की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि तुम किसी दूसरे को ढूंढो, मुझे दारू पीते समय डिस्टर्ब मत करो। जो यून होता है वो अपनी स्पिरिट ग्लो शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कि जो चाव होता है वो शॉक हो जाता है, और उसके हाथ से जो मटका होता है शराब का वो नीचे गिर जाता है और फूट जाता है। वो बोलता है कि ये यून तुम बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले हो, और क्या तुम मुझसे लड़ाई करके मुझे खोज करना चाहते हो ये सब करने के लिए? और अपने पास से एक ट्रेजर निकालता है और बोलता है कि लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जिसे कि तुम इजीली हरा सकते हो। यून बोलता है कि नहीं मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, और अपने पास से एक शराब का मटका निकाल लेता है और बोलता है कि लेकिन मुझे डर है कि ये 100 साल पुरानी जो विंटेज अल्कोहल है वो ऐसे खराब हो जाएंगी जिसे कि मैं किसी को देना चाहता था। और जो चाव होता है वो पर से उसके पास आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था ना, क्या तुम्हें यहाँ पे आने के लिए कोई तकलीफ तो नहीं है ना, मुझे बता दो, मैं सब संभाल लूंगा। पीछे से टैंक बोलते क्या अभी तो बोल रहा था कि मदद नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, और शराब का मटका देखते ही वो पिघल गया। यार ये कितना शराबी है। फिर जो चाव होता है वो यालिंग को एग्जामिन करने लगता है, यानी कि चेक करने लगता है। पीछे से टैंक बोलते है कि कैसी है, अब ये ठीक तो हो जाएंगी ना? जो चाव होता है बोलता है कि नहीं ये जो इशू है ना ये बहुत ही ज्यादा रेयर इशू है, क्या तुम्हें पता है कि इसको बचपन से ही कोल्ड है? यून बोलता है क्या इसको बचपन से कोल्ड है, मुझे तो नहीं पता था। पीछे से टैंक बोलती है कि ओल्ड मैन चाव इसका क्या मतलब है? अब उनको पता लगता है कि इस जन्मजात कोल्ड की जो बनावट है वो मार्शल आर्टिस्ट के बनावट को रेफर करती है, और ये जन्म से जो कोल्ड पॉइजन है उसको अपने साथ लेकर चलती है, और ये जो कोल्ड पॉइजन है वो मार्शल आर्टिस्ट के पूरी बॉडी को खराब कर देता है, और उसको कंट्रोल करने में भी दिक्कत आती है। अगर ये कोल्ड पॉइजन बॉडी में और भी ज्यादा फैल जाता है, यानी कि उसका असर बढ़ जाता है, तो अपनी जिंदगी में भी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको गैदर नहीं पकड़ पाएगा। पीछे से टैंक बोलते लेकिन यालिंग तो नॉर्मल लोगों की तरह कल डेट करती थी। फिर चाव बोलता है ये इसलिए है क्योंकि उसके पास एक ठोस और एक प्योर यांग क्यू है जो कि उसकी प्रोटेक्शन करता है, और उसको जन्म से जो आने वाली जो कोल्ड पॉइजन है उससे रेजिस्ट करता है। और दारू पीते हुए बोलता है कि जो यांग ची है उसको स्किलफुली कंट्रोल करना चाहिए, अगर थोड़ी ज्यादा भी ची हो जाती है तो उसको मार सकती है, या थोड़ी कम हो जाएंगी तो इफेक्ट ही नहीं दिखाएंगी। और बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसने मिशन के दौरान जो पॉजिटिव आजमा है उससे बचने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किया था, और उसने अपने इंटरनल एनर्जी को बहुत ही ज्यादा कंज्यूम कर लिया है। इसके अलावा जो एरिजिन फ्लावर है उसकी हांची से वो इफेक्टेड हो गई थी, जिससे कि उसकी बॉडी में और भी ज्यादा जहर फैल चुका है, और अब उसकी बॉडी में 2 टाइप की हांची है जो कि उसकी वेंस को उलट पुलट कर रही है। अगर इसको जल्दी ठीक नहीं किया गया तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक जिंदा रह सकती है, उसके बाद वो मरी जाएंगी। फिर यून बोलता है इसीलिए तो जो मेयर फैंगली है वो मेरे साथ इतनी अच्छी तरह बात कर रहा था, और उसने मुझे वज्रा ग्लास फिजिक्स की टेक्निक भी दी, और उसने कहा कि जो फैंग एलिंग है वो इस टेक्निक को कल्टिवेट नहीं कर सकती, और उसने मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड दिए, लेकिन वो ये चाहता था कि अगर फैंग एलिंग के साथ कुछ हुआ तो मैं उसकी मदद करूँ। वो सही में एक चालाक बुड्ढा है।
फिर यून चाऊ से बोलता है कि मैं वज्र क्लास फिजिक्स को कंडक्ट करता हूँ जिसमें कि प्योर यांग ची है, क्या ये पॉसिबल है कि मैं उसकी ची को कंट्रोल कर सकूँ? जो चाऊ होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, इसकी जो करंट की जो इंटरनल एनर्जी है वो एब्डोमिनली डिस्टर्ब है और जो ऑर्डिनरी रेगुलेशन है वो उसको ठीक नहीं कर सकती। फिर यून बोलता है क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे कि इसे ठीक किया जा सकता है? चाऊ बोलता है मुझे लगता है कि जहर को जहर से काटना बेहतर होगा, तुम्हें उसकी बॉडी से जो हांची है उसको निकाल कर अपनी जो यांगची है उसको डालना होगा जिससे कि वो कम्प्लीटली जो कोल्ड सेंट है उसमें बदल जाए। यून बोलता है क्या कोल्ड सेंट में बदल जाए, लेकिन ये कैसे हो सकता है? चाव बोलता है कि हाँ, ये जो जन्मजात जो कोल्ड है ना, ये मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक बोझ है, लेकिन एक मौका है कि जो एडवांस मार्शल आर्टिस्ट है वो सेंट के रूप में बदलकर आगे बढ़ सकता है। और उनको पता लगता है कि ये उन टॉप बनावट में से एक है, और अगर एक बार ये बनावट चालू हो जाने पर जो मार्शल आर्टिस्ट है वो अपने रिलम में बहुत सारी अच्छी अचीवमेंट को हासिल कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपने से हाई रिलम वाले बंदे को भी आसानी से हराने के काबिल हो सकता है। फिर टैंक हिरन लगती है, यानी कि वो चाव का गला और बोलती है कि तुम इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी करो और यालिंग को बचा लो। फिर रात होती है, फिर एक कमरे के बाहर से आवाज आती है कि क्या तुमने जो स्पिरिट एनर्जी को साफ करने वाला मेथड याद कर लिया है जो कि मैंने तुमको अभी भी कहा है? फिर यालिंग बोलती है कि हाँ मैंने कर लिया है, और वो यालिंग वहाँ पे नहा रही थी, बिल्कुल साइड में अपना ये भी होता है। वो बोलता है कि यार ये सब क्या अभी होना था, और बोलता है कि भूल जाओ इसके बारे में, और उसके तो भूल जाता है और अपने किसी स्किल का इस्तेमाल करने लगता है, यानी कि उसको ठीक करने लगता है। फिर वह 4 दिन बाद का सीन निकल जाता है जहाँ पे यालिंग एक बिस्तर पे सोई थी, और जैसे ही अपनी आंखें खुलती है उसके सामने होती है टैंक। वो टैंक को बोलती है कि ये जगह कौन सी है? फिर टैंक उसको उठाती है और बोलती है कि यालिंग तुम फाइनली उठी गई। यालिंग बोलती है कि सीनियर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम तो मिशन पे थे है ना? फिर टैंक बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन जो जूनियर ये ना उसने हमें यहाँ भेजा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे है। फिर यालिंग थोड़ी शॉक हो जाती है क्योंकि जो टैंक होती है वो यालिंग को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करती, और उसको बोलती भी है जहाँ तक मुझे याद है कि मिशन से पहले तुम उसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन अचानक तुम्हें क्या हुआ है? और टैंक बोलती है कि मुझे लगा था कि वो कचरा होगा, वो कुछ काम का नहीं होगा, लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि जो मेरी आंखें है ना वही खराब थी कि उसको अच्छी तरह से देख नहीं पाई। वो तो एक काइंड से कई टैलेंटेड डिसाइपल है कि जैसे यालिंग बोलती है कि यार इसके साथ क्या हुआ, क्या इसने अपना सर दीवार में ज्यादा जोर से पटक लिया, इसकी याददाश्त चली गई, या फिर ये पागल हो चुकी है? फिर वो बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बेहोश होने के बाद क्या हुआ, उसने तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें अपने हाथों से वहाँ तक लेके गया था, तो हालांकि तुम्हारी जो बॉडी थी वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, लेकिन फिर भी उसने उठा के लेके गया, और उसने बोला कि मैं तुम्हारे पॉइजन को क्योर कर दूंगा, बस तुम इस कचरे को यानी कि ज़ियाओ को अपने साथ कायम शेक में वापस ले चलो। और मैंने तब हाँ कर दी, और उसके कान में बदलने लगती है कि क्या तुम्हें पता है वहाँ भी क्या होता? जो यालिंग है वो भी ध्यान से सुनने लगती है, और हमें उस टाइम क्या क्या हुआ था वो बताया जाता है। जो यून होता है वो बोलता है कि मैंने उसकी जो एनर्जी है उसको साफ कर लिया है, तो अभी हम आगे क्या करने वाले हैं? जो चाव होता है वो अपने पास से एक पिल निकालता है, यानी कि एक इलेक्ट्र निकालता है, और बोलता है कि मेरे पास एक आइस इलेक्ट्र है जो कि उसकी कोल्ड स्ट्रेंथ की जो बनावट है उसकी एनर्जी को एक्टिवेट करेगा, और जब तक ये इसे लेती रहेंगी तब तक वो ठीक रहेंगी, और 7 दिन के बाद वो अपनी जो एनर्जी है उसको कंट्रोल कर लेंगी। और तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि तुम सही बंदे के पास आए हो, पूरे कायरन सेक में सिर्फ मैं ही हूँ जिसके पास की ये इलेक्ट्र है। फिर पीछे से टैंक बोलती है कि ओल्ड मैन चाऊ आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तो फिर जल्दी करो और जो यालिंग है ना उसको बचा लो। लेकिन जो चाऊ होता है वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, क्या तुम सही में सोचती हो कि मैं इतना अच्छा भी हूँ? ये जो इलेक्ट्र है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर और वैल्यूबल है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मुझे इसके एक्सचेंज में 500 स्पिरिट स्टोन देने पड़ेंगे। फिर टैंक बोलते हैं क्या 500 स्पिरिट स्टोन, ये तो बहुत ही ज्यादा है, और बोलती है कि आउटर डिसेबल को सिर्फ महीने में 10 ही स्पिरिट स्टोन मिलते हैं, यहाँ तक कि जो इनर डिसेबल है उसको 20 ही मिलते हैं एक महीने में, तो हम ये इतने सारे स्पिरिट स्टोन कहाँ से लाएंगे? फिर जो यून होता है अपने पास से एक पोटली निकालता है और जो चाव है उसकी तरफ फेंक देता है, और बोलता है कि इसमें 1000 स्पिरिट स्टोन है, और बाकी के 500 मेरी तरफ से एक तोहफा रख लो दारू पीने के लिए। फिर जो चाव होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसी का अंदर देखने लगता है कि सही में है भी या नहीं, और यून को बोलता है कि तुम सही में बहुत ज्यादा अच्छे हो, लेकिन मैं ये बात जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या रिलेशनशिप है। और यून बोलता है कि किसी बंदे का मेरे ऊपर एहसान है और मैंने उससे वादा भी किया है, तो मैं अपने वादे को सिर्फ निभा रहा हूँ। फिर सीन आता है प्रेजेंट में। फिर टैंक बोलती है कि उसने तुम्हारी इलाज के लिए 500 स्पिरिट स्टोन दे दिए, वही आते कि उसने उस अमाउंट का डबल भी दे दिया बिना किसी हिचकिचाहट के। मैंने कायरन शेक में इस जैसा बंदा कभी नहीं देखा, वो बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशियस इंसान है। यानी बोलते ऐसा है तो मुझे उसका जो एहसान है वो चुकाना पड़ेगा, और जो आइस इलेक्ट्र है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं किसी बंदे के लिए ऐसा नहीं करती। फिर टैंक बोलते क्या तुम उसका एहसान चुकाना चाहती हो तो तुम्हें जिंदगी भर उसकी सेवा पानी करनी चाहिए, और आखिरकार तुम 3 दिन और 3 रात उसके साथ जो हॉट स्प्रिंग है वहाँ पे रही, वो भी बिना कपड़ों के। फिर यालिंग बोलते क्या मैं 3 दिन 3 रात उसके साथ रही, वो भी बिना कपड़ों के हॉट स्प्रिंग में? फिर बहुत ज्यादा शर्मान लगती है। टैंक बोलती है कि यालिंग तुम फिर से बेहोश मत होना, जो ओल्ड मैन चाऊ है ना उसने कहा था कि तुम्हें अभी भी 7 दिनों तक जो अपनी जो एनर्जी है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना तुम फिर से बीमार हो सकती हो। फिर चेंज से होता है, हमें बंदे को दिखाया जाता है जो कि कुर्सी पे बैठा होता, वो बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो? उसके सामने एक बंदा होता है, वो बोलता है कि हाँ, जो येयुन नाम का जो डिसेबल है वो सेक में ज्वाइन होने के बाद बहुत ही ज्यादा घमंडी हो चुका है। वो होता है फैंगैन, जिसका कि येयुन ने कान काट दिया था। वो बोलता है कि उसको एल्डर क्यू का सपोर्ट है और उसने हमारे डिसेबल को परेशान किया है और बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट किया है, और उसने हमारे डिसेबल के सामने वो सब भी काम किया है।
और उसने हमारे बहुत सालों से जो जमा किए जो ट्रेजर है वो भी छीन लिए। और वो सिंपली काइंड सेक में जो आपकी पोजीशन है उसको चैलेंज कर रहा है अंकल। वो होता है उसका अंकल। उसके अंकल को आ जाता है गुस्सा। उसके हाथ में 2 बॉल रहती है, पता नहीं कौन सी रहती है, वो आगे पता चलेगा। फिर उसका अंकल बोलता है कि ऐसा लगता है कि एल्डर क्यों अंधा हो चुका है। एक ऐसे बंदे को काइंड सेक में ज्वाइन करा ना जो कि बहुत ही ज्यादा घमंडी है, और इसका नाम होता है हांगसियान, जो कि 6 एल्डर होता है काइंड सेक का, जो कि ट्रांसेंडेंटल रिलम के 4थे स्टेज पे होता है। फिर जो फैंग होता है वो बोलता है कि अंकल जो एल्डर क्यों है ना असली एल्डर है, और उसको मास्टर किन ने आधे साल पहले रिक्रूट किया था, और जो मास्टर किन है वो अपनी पावर उसको दे रहे हैं। और एल्डर क्यू ने अभी भी जो ट्रेजरेंट रिलम का जो 4था स्टेज है वहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है। जो एल्डर हारता है वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जो मास्टर किन है उनका यही तरीका है ग्रेटिट्यूड करने का, क्योंकि एक बार उसने उसकी बेटी किन याओ को बचाया था और उसको अभी भी एल्डर की पोजीशन पर प्रमोट किया है। और क्या वो इतनी जल्दी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है? और रही बात ये की, तो मैं उसको बता दूंगा कि काइंड सेक में जो हान फैमिली है उसको ऑफेंड करने का नतीजा क्या होता है। फिर फैंग बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, और अपने मन में बोलता है कि ये यून मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, तुम तो अभी मर ही जाओगे, पता नहीं जो मेरे अंकल है वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। फिर शिन से बताएं हमें ये को दिखा जाता है। फिर इन बोलता है कि मुझे पूरा 1 महीना हो चुका है यहाँ पे काइंड सेक में आए हुए, और इसलिए हो सकता है कि जो मेरा रिलम है वो हाल फिलहाल में बढ़ चुका है, और जो मेरी स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर मुझे अपनी कल्टिवेशन को और भी बढ़ानी है तो मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। फिर उनके पास से 2 लोग जाने लगते हैं। वो लोग बातें करने लगते हैं, क्या तुमने सुना कि जो ग्लैडिएटर एरेना है ना उसमें किसी ने 4 बार लगातार जीत हासिल की है। अगला बंदा बोलता है क्या क्या बात कर रहे हो यार, मुझे बताओ कौन है, चलो जाके देखते चेक करते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इन बोलता है कि मुझे याद है जो ग्लैडिएटर एरेना है वो ऐसी जगह है, वो मैचेस के लिए फेयर और ओपन जगह है, यानी कि वहाँ पे कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। और बैटल चालू होने से पहले जो बाकी के डिसेबल है वो एक साथ स्पिरिट स्टोन, एलेक्सर और बाकी के वेपन भी दांव पर लगा सकते हैं। और बोलता है ये तो अच्छी जगह है स्पिरिट स्टोन बनाने की, और अपनी 10-fold अटैक स्पीड से वहाँ से जाने लगता है। और बोलता है कि मैं वहाँ पे जरूर जाऊँगा, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। तो ये भी अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आपके वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। तो स्टार्टिंग में हमें काइंड सेक का जो ग्लाइडेटर एरेना है उसको दिखा जाता है, जिसके अंदर 2 बंदे एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं, और एक बंदा उसको जज कर रहा होता है। फिर एक बंदा जीत जाता है, उसका नाम होता है हुवेई। ये वही बंदा होता है जिसने कि आउटर डिसेबल के कंपटीशन के दौरान बहुत सारे बंदे को हराया होता है, और यून ने भी कहा था कि मुझे इस पर नजर रखनी पड़ेगी। और जो हारा हुआ बंदा होता है वो अपने वेबन को उठाने की कोशिश करता है और बोलता है कि डैम इट, हम साफ सेमी लेवल पे, लेकिन फिर भी इसने मुझे हरा दिया, ये कैसे हो सकता है। इसका नाम होता है लिन तियानबा, जो कि ग्रैंड मास्टर रिलम के 14 स्टेज पे होता है। फिर सभी लोग बोलने लगते हैं कि देखो हुवेई को तो देखो, ये बंदा बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है मुझे, और इसने कंटिन्यू 4 मैच जीती है, और अभी ये 5वीं भी जीतने वाला है। इसकी जो मूवमेंट है उसको तो देखो, अभी ऐसा लग रहा है कि वो उसे मार ही डालेगा। लेकिन एक बंदा बोलता है कि मैंने हुवेई के बारे में सुना है कि उसकी सिस्टर को इनक्यूरेबल इलनेस है, यानी कि ऐसी बीमारी जो कि ठीक नहीं हो सकती, और उसने इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसे जमा किए, और उसने बहुत सारे एसोसिएशन की जॉब को भी लिया है, और इसके कारण मार्शल आर्ट वर्ल्ड में उसके बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं, और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था काइंड सेक में ज्वाइन होने के अलावा। एक बंदा बोलता है कि हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो अपनी मौत से नहीं डरता। फिर पीछे से यून भी सुनता है और बोलता है क्या वो सेमे वही बंदा है जो कि मुझे आउटर डिसेबल के कंपटीशन के दौरान मिला था। हावी बोलता है कि तुम अभी हार चुके हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन जो ली तियानबा होता है उसको आ जाता है गुस्सा, और अपने वेपन को उसकी तरफ फेंक देता है और बोलता है कि मर साले। इससे उसका कंधा इंजर हो जाता है, यानी कि चोट लग जाती है। वो बोलता है कि तुम कमीने, क्या तुम पीछे से वार कर सकते हो, तुम आगे से तुम मुझको हरा नहीं सकते। फिर ली तियानबा उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि इस अरेना के रूल के मुताबिक जब तक कोई हार नहीं मानता या फिर इस रिंग के बाहर नहीं हो जाता तब तक ये जो फाइट है वो खत्म नहीं होती। और धोखेबाजी एक फाइटर का सबसे अच्छा दोस्त होती है, जूनियर ब्रदर हो। फिर जो हुवेई होता है वो बोलता है कि ये बहुत बुरा हुआ है, मुझ पर एक जहरीले हथियार से हमला किया गया है, और अभी ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा, और उसकी पूरी बॉडी शेक करने लगती है। फिर जो ली तियानबा होता है उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसको बहुत ही ज्यादा मारता है, और बोलता है कि तुम वापस फाइट क्यों नहीं करते जूनियर ब्रदर, और तुम तो अभी भी बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बन रहे थे, उसका क्या हुआ, क्या तुम इतना डर चुके हो कि तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा, और तुम बस हार मान लो क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। और उसको बहुत ही गंदे तरीके से मार लगता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है, और ऑडियंस बोलते हैं कि मैं ये सब नहीं देख सकता, ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, लेकिन इसी तरह ये अरेना काम करता है। फिर जो ली तियानबा होता है वो बोलता है कि अगर तुम बोल नहीं सकते तो तुम ऐसे लुढ़कते लुढ़कते स्टेज के नीचे चल जाओ, तुम्हें मान लूंगा कि तुम हार चुके हो। फिर वो हंसते हंसते अपने वेपन को अपने पास बुलाने लगता है, लेकिन उसी वक्त जो यून होता है वो बहुत ही स्पीड से उसके पास आ जाता है। वो बंदा भी शॉक होता है और बोलता है कि ये कौन है, लेकिन जो यून होता है उसको बहुत ही जोर से लात मारता है और उसको बहुत दूर धकेल देता है। ली तियानबा होता है वो बोलता है कि तुम कौन हो। फिर यून बोलता है कि मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ अभी, और जज से बोलता है क्या मैं इसको चैलेंज कर सकता हूँ। जज होता है वो बोलता है कि हुवेई, क्या तुम अभी भी फाइट कर सकते हो। जो हुवेई होता है वो बोलता है कि नहीं, इसके बारे में भूल जाओ। जज बोलता है कि ली तियानबा के पास टोटल 600 स्पिरिट स्टोन है, अगर तुमको उसको चैलेंज करना है तो तुम्हें भी सेम अमाउंट के स्पिरिट स्टोन मेरे सामने इस टेबल पर रखने पड़ेंगे। अगर तुम जीत जाते हो तो ये पूरे स्पिरिट स्टोन तुम्हारे हो जाएंगे। फिर पीछे से ली तियानबा बोलता है कि ये यून, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम आउटर डिसेबल में से बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड डिसेबल हो, लेकिन तुम्हें अपने सीनियर ब्रदर के एडवाइस को मान लेना चाहिए और तुम्हें इस फाइट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अगर तुम हिस्सा ले लेते हो तो तुम अपना सब कुछ हार जाओगे, यहाँ तक कि तुम अपनी चड्डी भी हार सकते हो। यून बोलता है कि तुम्हारे पास भी अभी मौका है कि तुम हार मान लो, वरना तुम्हारे पास मौका नहीं रहेगा बाद में।
फिर ऑडियंस चिल्लाने लगती है और बोलती है कि जाओ ये यून, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम मेरे लिए उस तियानबू के बच्चे को सबक सिखाओगे। फिर एक टकला बोलता है कि मैं इस नए बंदे पे बेट लगाता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये जीतेगा। फिर यून अपने पास से बहुत सारे स्पिरिटोन निकाल लेता है और टेबल पे रख देता है और बोलता है कि जल्दी करो, मुझे कहीं जाना है। फिर ली तियानबू बोलता है कि ये यून के बच्चे, मैं ग्रैंड मास्टर इलम के चौथे स्टेज वाला बंदा हूँ और तू मुझे हराने की ट्राई कर रहा है, वो भी अपने सेकंड स्टेज के स्किल के साथ। ये तो नामुमकिन है, ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई अंडा और पत्थर आपस में टकरा रहा है। फिर वो अपने वेपन के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यून बोलता है कि तू मुझे बता तो सही कि अंडा कौन है और पत्थर कौन, पर अपनी तलवार को निकाल लेता है और बहुत ही स्पीड से उस पर अटैक कर देता है। फिर जो ली तियानबू होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लेकिन इसने अभी क्या किया। फिर जो यून होता है वो अपनी तलवार को अपने मैन में वापस रखने लगता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें छुआ, क्या तुम्हें पता भी चला। वो बोलता है क्या, और अपने गाल की तरफ देखता है, उसके गाल पर एक कट लग जाता है। वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं साफ साफ उसके 2 स्टेज आगे हूँ, लेकिन अब चल क्या रहा है, मैं उसको हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर ऑडियंस चिल्लाने लगती है और बोलती है कि जाओ ये यून, हमको तुम पर पूरा विश्वास है। फिर जो ली तियानबू होता है उसका आ जाता है गुस्सा। वो बोलता है कि तुम बच्चे, तुम इतना खुश मत हो, और अपना जो वेपन है उसकी तरफ फेंक देता है और बोलता है कि मारने के लिए तैयार हो जा बच्चे। फिर जो यून होता है वो अपने एक ही हाथ से उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही मत समझो। जो ली तियानबू होता है वो बोलता है कि 1 मिनट, जो मेरी बॉडी है वो अचानक मेरी बात क्यों नहीं मान रही है। ये प्रेशर तो स्पिरिचुअल एनर्जी का है, उसके सामने तो मैं बिल्कुल बच्चा लग रहा हूँ। और अभी भी उसने जिस शॉट का अटैक किया था वो इतना तेज था कि मैं अपनी नंगी आंखों से उसे देख भी नहीं पाया। आखिर मैं अभी हार नहीं मानता तो मैं फॉर श्योर मर जाऊंगा। वो जैसे बोलने लगता है कि मैं हार मान रहा हूँ, वैसे जो यून होता है उसके बिल्कुल मुंह पर अटैक कर देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं रहेगा हार मानने का। और अभी ये सब कुछ खत्म हो चुका है और अपने मुक्का उसके सर पर मार देता है। उस मुक्के का इम्पैक्ट इतना होता है कि जो पूरा ग्लैडिएटर एरिना है वो पूरा तबाह हो जाता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। फिर ऑडियंस बोलती है कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने तो अभी भी कुछ नहीं देखा, क्या इतना फास्ट था। फिर वो इसके सर को पकड़ लेता है, यानी कि ली तियानबू के सर को पकड़ लेता है और बोलता है कि रेफरी, हम इसको अभी कैसे जज करेंगे, ये तो बेहोश हो चुका है। फिर जो रेफरी होता है वो स्पिरिट स्टोन को यून की तरफ फेंक देता है और बोलता है कि ये रहे तुम्हारे स्पिरिट स्टोन जो कि तुमने जीते, इसे लो और जल्दी यहाँ से निकल जाओ। फिर जो यून होता है वो बोलता है कि हावी ने तो बहुत सारे राउंड खेले थे यहाँ पे, तो मैं नेक्स्ट राउंड को कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकता। जो रेफरी होता है वो एरिना की तरफ हाथ दिखाता है और बोलता है कि तुम अपनी आंखों से देखो कि तुमने क्या किया है। जो ग्लैडिएटर एरिना है वो पूरा शटर हो चुका है, उसके पूरे टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और तुम कह रहे हो कि मैं सेकंड राउंड क्यों नहीं खेल सकता। यून बोलता है यार मैंने अपनी सिर्फ 30% पावर का इस्तेमाल किया था, फिर भी ये पूरा टूट गया। फिर होती है रात में जो यून होता है वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। फिर पीछे से कोई बोलता है कि रुक जाओ। यून पीछे मुड़ के देखता है, वो होता है हुवेई। यून बोलता है कि तुम्हारा पॉइजन न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो क्या तुम मुझे यहाँ पे शुक्रिया करने के लिए आए हो। जो हुए होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं तुझे यहाँ पे मारने के लिए आया हूँ। यून बोलता है कि अपने साथी डिसेबल को मारने के बाद क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा कि तुम्हारे साथ आगे क्या क्या हो सकता है। जो हुई होता है उस पर एक अटैक कर देता है और बोलता है कि बोलना बंद करो और ये लो। जो यून होता है उस अटैक को डॉज कर देता है और डॉज करते करते बोलता है कि तुम इस तरीके के अटैक से मुझको नहीं मार सकते, और अपनी तलवार निकल लेता है। लेकिन उसे जो हुई होता है वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो बोलता है कि तुमने उस एरिना में अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी असली पावर क्या है। फिर जो यून होता है वो बहुत तेजी से उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है कि एक थप्पड़, यानी कि अपने किसी स्किल का इस्तेमाल करने लगता है। और ली तियानबू बोलता है कि क्या वो इतना फास्ट है कि वो इतनी जल्दी वहाँ पे चला गया। फिर जो यून होता है वो अपनी फ्लॉलेस कस्टलिंग बॉडी का इस्तेमाल करने लगता है और बहुत बड़ा पंजा बना लेता है। जो ली तियानबू होता है वो बोलता है कि नहीं ये नहीं सकता, लेकिन यून नहीं रुकता, उस पर अटैक कर देता है। उसका अटैक का पावर इतना होता है कि आसपास के पूरे पेड़ टूट जाते हैं और जो ली तियानबू होता है वो बहुत दूर जाकर गिरता है और बहुत जोर से चीख मारता है। यून बोलता है कि मेरे पावर का एक ही थप्पड़ काफी है तुम्हें खत्म करने के लिए। तो ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।